ओके ठीक है, बताइए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान बातें नहीं करना। If Nb is the number of electrons occupying bonding orbitals and Na is the number of electrons occupying anti-bonding orbitals, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ रखे कि बताइए मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा। अच्छा वो बताइए क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपके पास। Nb number of electrons in bonding molecular orbitals, right? That is BMO, and Na is number of electrons in ABMOs, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन चलते हैं। इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे सवाल तो आप कर ही लोगे, इजी है। इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो भी साथ में बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ओके, अगर आपके पास Nb नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में और Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो उसके बाद ये पूछता है कि बताइए मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा, ठीक है। देखिए यहां पे लिख लेता हूं मैं की कॉन्सेप्ट। जब मैं मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात करूं अकॉर्डिंग टू MOT, since stability of molecule will be equal to is directly proportional to bond order। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा मॉलिक्यूल उतना स्टेबल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए, अगर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाए, 0 हो जाए, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब कि आपके पास जो मॉलिक्यूल बन रहा था उन एटम्स के बीच में बॉन्ड ही नहीं बना, उन एटम्स के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बना। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए इसका मतलब ये होगा कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाए, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं साथ में बता दूंगा, बट अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए इसका मतलब ये होगा कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं बना, उस मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं बना होगा। सो दैट मींस दैट मोलिक्यूल इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट, मोलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मोलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। देखिए एक काम कर लेता हूं, मैं यहां पे एमओ डायग्राम बना लेता हूं, मैं एमओ डायग्राम बना लेता हूं, ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेता हूं N2 का, किसका, N2 का बना लेता हूं, ठीक है। फिर मैं ये बता दूंगा आपको कि कैसे वेरिएशन आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में N2 से नीचे वाले एटॉमिक नंबर्स में और N2 से ऊपर वाले एटॉमिक नंबर्स में। जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करूंगा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की, तो मैं यहां पे एक नाइट्रोजन लिख दूंगा, यहां पे एक नाइट्रोजन लिख दूंगा, ठीक है। एनर्जी बार साथ में लगा देंगे, हम लो एनर्जी से स्टार्ट करेंगे हाई एनर्जी की तरफ, ठीक है। अब इसके पीछे एक पूरा थ्योरी है, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप होंगी, कितने नोड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे, किस में होंगे किस में नहीं होंगे, वो एक अलग केस आ जाता है। बट क्विकली अगर आप रिवाइज करना चाहे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे नाइट्रोजन के बीच का, N2 का, इसका डायग्राम बना रहा हूँ N2 का। मैंने एक नाइट्रोजन यहाँ पे लिख दिया, एक नाइट्रोजन यहाँ पे लिख दिया। बताइए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग से बताइएगा, 1s2 2s2 2p3, सही है। एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। This is 1s2 of first nitrogen and this is 1s2 of another nitrogen, ठीक है। अच्छा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ये होता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनते हैं, और उसमें से हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लो एनर्जी के होते हैं और हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो लो एनर्जी वाले होते हैं उनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलेंगे, और जो हाई एनर्जी वाले होंगे उनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, 1s और 1s कंबाइन कर रहा है, तो आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे कुछ इस तरीके से। ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जो BMOs होंगे, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, पाई से या डेल्टा से। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। सिग्मा से डेल्टा भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। डेल्टा बॉन्डिंग आपको इंक्लूड है नहीं, क्वाड्रपल बॉन्डिंग सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट ध्यान में रखना जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं या
डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा जो सेम सिमेट्री वाले कंबाइन किए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, s और s जब भी कंबाइन करता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। सो ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा सिग्मा 1s। 1s और 1s कंबाइन किया था, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, इसका नाम आ जाएगा सिग्मा 1s। क्या आ जाएगा, अच्छा इसी का एंटी बॉन्डिंग होगा, और एंटी बॉन्डिंग को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सेम होगा, बस ऊपर क्या लगा देना है, सो दिस इज सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। तो अगर बीएमओ को इनसे रिप्रेजेंट करेंगे, एबीएमओ को किनसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम, एबीएमओ को इन्हीं से रिप्रेजेंट करेंगे, बस ऊपर क्या लगा देंगे, स्ट्रिक स्टार लगा देंगे, ठीक है, पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार, ठीक है, किया जाएगा। सो 1s सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, यहां पे इलेक्ट्रॉन मत लिखना, सिर्फ कंट्रीब्यूशन लिख देना, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s जो बना रहा हूं ना, इसके बाद हम कंट्रीब्यूशन लिखेंगे जो नीट 2023 में पूछा भी था, सवाल था नीट 2023 में जो मैं बना रहा हूं इसी कंट्रीब्यूशन पे बेस्ड। अच्छा उसके बाद बता दीजिए 1s के बाद, 1s के बाद कौन सा नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, 2s, और इसका भी दैट इज 2s कितना 2, और इसका भी 2s 2, ये मैंने लिख दिया 1s2, दो इलेक्ट्रॉन फिलिंग लास्ट में कर लेते हैं, ठीक है, 2s2, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स। बताइए फिर से कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, दो, एक बनेगा सिग्मा 2s और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 2s। क्यों, क्योंकि s और s फिर से कंबाइन करने के बाद कौन से आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, सिग्मा वाला। तो दिस इज सिग्मा 2s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2s। अगर आपको कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट याद है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, हो गया सिग्मा और सिग्मा। अच्छा उसके बाद बताइए 2s के बाद नाइट्रोजन का कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, 2p पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है जी, और इसका भी कौन सा करेगा, 2p। अच्छा इस 2p वाले में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स, p में कितने ऑर्बिटल्स, आप चाहो तो ब्रेक करके भी दिखा सकते हो, मान लीजिए मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये आ गया 2p इसका और ये आ गया 2p अगले वाले का, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन इसके 2p में, नाइट्रोजन के 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, ठीक है। कैसे मैं फिल करूंगा, सिंगली 1 2 एंड 3, ठीक है ना, बिल्कुल वायलेट नहीं होना चाहिए, ना ही एटॉमिक में ना ही मॉलिक्यूलर में, 1 2 3। अच्छा कितने कंबाइन किए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अब 6, 3 इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स और 3 अगले वाले के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो बताइए कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और कितने एंटी बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, ठीक है ना। जो 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ध्यान देना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, वो इक्वल एनर्जी के नहीं होंगे सारे के सारे। सबसे पहले तो ये वाले दो सबसे लो एनर्जी वाले, ठीक है, इसको हम बोल देंगे पाई 2px और इसको हम बोल देंगे पाई 2py। ध्यान देना जो 2p है, मुझे पता है 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन सा ऑर्बिटल था, px py और pz, ठीक है। अब इस पे भी सवाल पूछता आपका, जनरली अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ना दिया हो तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z के अलोंग अलाइन करता है। इसका मतलब ये होगा जब भी pz और pz आपस में कंबाइन करेगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, याद रखना इसको, हमेशा जब भी pz और pz आपस में कंबाइन करेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब px और px कंबाइन करेगा तब पाई बॉन्ड, और जब py और py कंबाइन करेगा तब भी पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जब px और px कंबाइन करे तब भी पाई बॉन्ड, जब py और py कंबाइन करे तब भी पाई बॉन्ड, जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ना दिया हो। लेकिन अगर ऐसा बोल दे कि मान लीजिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग, कहां पे x एक्सिस के अलोंग, और फिर बोले बताइए कौन से वाले पाई ऑर्बिटल कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, सर वो वाले जिनमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अलाइन होगा, दैट इज उस टाइम पे px और px पाई सिग्मा बना लेगा, px और px क्या बना लेगा। लेकिन अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ना दिया हो तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसके अलोंग होता है, pz और pz के अलोंग, pz और, तो pz और pz हमेशा कौन सा बना लेता है, ठीक है, पाई 2px एंड दिस इज पाई 2py। यहां पे आ जाएगा सिग्मा 2pz, ये आ जाएगा सिग्मा 2pz। ये बन गए 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग वाले। कैसे पहचान लिया आपने बॉन्डिंग वाले थे, क्योंकि सर इनके साथ नहीं था, ठीक है, बना लिया मैंने 3 पाई बॉन्ड्स, 2 पाई वाले और 1 सिग्मा वाले। अच्छा बताइए इनके एंटी बॉन्डिंग वाले कैसे होंगे, बिल्कुल इनके ही जैसे, बस उनपे क्या रहेगा, स्टार। तो यहां पे क्या आएंगे, 2 इक्वल एनर्जीज वाले, दैट इज पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2p, दिस इज पाई स्टार 2px एंड दिस इज पाई स्टार 2py, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सा बनेगा, इसके ऊपर बन जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, राइट, सिग्मा 2pz था, इसके ऊपर सिग्मा स्टार 2pz बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब बताइए ये इंपॉर्टेंट है, सारा खेल इस पूरी एमओ डायग्राम का सारा खेल यहां पे है, सारा का सारा खेल इस पे है, ठीक है। ये जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने
अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे एज पर अबोव रूल्स और पॉलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग जैसे जैसे फिलिंग होगा। मुझे बता दीजिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन टोटल थे? 4। अच्छा, इन बीएमओज में मैं फिल करूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बताइए 2 किस में फिल करूंगा? 2 सिग्मा वनएस में और 2 किस में? वो भी 4। ठीक है, यहाँ पे बता दीजिए वापस कितने हैं? 4। 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, ठीक है। 1। अब बताओ मैं सेकंड कहाँ पे फिल करूँ? 2p में या 2px में ही रखूँ? 2py में फिल करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे फिल किया, दूसरा मेरे को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्बिटल डिजेनरेट, ये ऑर्बिटल्स क्या हैं? ये इक्वल एनर्जीज के हैं और इक्वल एनर्जीज वाले ऑर्बिटल्स में तब तक पेयरिंग नहीं होता जब तक हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो, एज पर हुन्स रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब बताइए थर्ड यहाँ पे और उसके बाद फोर्थ यहाँ पे। ठीक है, आगे 4 टोटल कितने? 6। 4 आगे। अब बता दीजिए 5। अब ऊपर चला जाओ, इसमें फिल करो। सर ऊपर तब तक नहीं जा सकते जब तक लो एनर्जी वाले सारे फिल ना हो जाए। उसके बाद 6 ये आ गया। ये आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसका? N2 का। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इस बार एग्जाम में था, 23वें एग्जाम में था और आपको पूछा गया था कॉन्फ़िगरेशन। क्या पूछा गया था? कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं यहां पे लिख लेता हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन N2 का। और जो मैं N2 का लिखूंगा, N2 तक जितने भी होंगे, तो N2 से नीचे वाले, मान लीजिए N2 से नीचे वाला कौन सा आ गया आपका? C2 आ गया। C2 से नीचे कौन सा आ गया? या N2 से नीचे वाला C2 आ गया। C2 से नीचे B2 आ गया। B2 से नीचे Bt2 आ गया। उसके नीचे Li2 आ गया। सबका कॉन्फ़िगरेशन इसी पैटर्न पे चलेगा। ठीक है ना? जो ये एमओ डायग्राम मैंने बना रखा है, N2 से नीचे वालों के लिए सबके लिए सेम एमओ डायग्राम बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। लेकिन N2 से जब ऊपर आ जाओगे आप, उस टाइम पे एमओ डायग्राम वैरी करता है और ये होता है sp मिक्सिंग के कारण, क्योंकि N2 तक sp मिक्सिंग होगा। N2 तक क्या होगा? sp मिक्सिंग होगा। उसके बाद sp मिक्सिंग नहीं होगा। क्या होगा बता देता हूं। पहले हम लिख लेते हैं N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना, आपको सिर्फ MO लिखना है। बताइए कहां से स्टार्ट करूं? सिग्मा। कितने सिग्मा 1s में अब इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे? 2। सिग्मा 1s में कितने? 2। अच्छा, चाहो तो एनर्जी साथ में लिख सकते हो। मेरे को बताइए सिग्मा 1s से मैं ऊपर चला जाऊं तो एनर्जी बढ़ रहा है घट रहा है? एनर्जी बार लगा दिया तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका एनर्जी कम रहा होगा, तो मैं एरो ऐसे लेके चल सकता हूं। ठीक है, उसके बाद बता दीजिए सिग्मा, इसमें भी कितने? ठीक है, उसके बाद सॉरी सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s, राइट, सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, उसके बाद सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s। तो यहां तक कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा कभी भी, यहां पे कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद बता दीजिए नाइट्रोजन में कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल फिल हो रहा है? पाई 2px और पाई 2p। तो फिर मैं लिख लूंगा पाई 2px। इसमें कितने? 2। अच्छा, क्या मैं बीच में एनर्जी ग्रेटर देन लगा दूं या इक्वल लिख लूं? इक्वल, क्यों? क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स क्या हैं? डिजेनरेट। उसके बाद इक्वल टू पाई 2p y, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। ठीक है, उसके बाद सिग्मा 2pz, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ठीक है, क्या इसके बाद किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं। अगर आप ये एमओस लिख लेते हो तो इनमें 0 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना चाह रहे तो कॉन्फ़िगरेशन यहां तक आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन किसका? N2 का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन N2 का आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इससे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद इसमें मिक्सिंग पे आ जाता हूं मैं। अच्छा, इसके बाद आप इसमें एक और इंपॉर्टेंट नोट ये करोगे कि जब आप इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देखोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहां तक फिल हुए हैं, तो मेरे को ये बताइए कौन सा ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो सबसे हाई एनर्जी का है लेकिन ऑक्यूपाइड है? ध्यान से सुनना सवाल। इस N2 में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो हाई एनर्जी का है बट ऑक्यूपाइड है? हाई एनर्जी का है बट ऑक्यूपाइड है। ठीक है, सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं, सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं, बट सबसे हाई एनर्जी वाला जो ऑक्यूपाइड है वो कौन सा है? सिग्मा 2pz। ये वाला सबसे हाई एनर्जी वाला है और ऑक्यूपाइड है। दिस इज नोन एज होमो। दिस इज नोन एज होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा था मेटल कार्बोनाइल में, जो मैंने कार्बोनाइल का डायग्राम बना रखा था, एमओ डायग्राम, और उसको कहा था कि पाई एसिड की तरह बिहेव करता है, तब भी हमने सेम कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था। ठीक है, और SN2 में भी सेम कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था, ह्यूमो-लुमो इंटरेक्शन का सेम कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सो व्हाट इज होमो? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसी भी मॉलिक्यूल के एमओ डायग्राम में जो सबसे हाई एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होगा दैट इज नोन एज होमो, दैट इज नोन एज
और कभी भी कोई मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हमेशा होमो से डोनेट करता है। कहां से डोनेट करता है? ये कहां पे काम में आता है? ये होमो कहां पे काम में आता है? इलेक्ट्रॉन डोनेशन में, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन में काम में आता है, ठीक है। कहां पे काम में आएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेशन में। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल्स जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो अपने होमो के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? होमो के थ्रू कर देते हैं। अब बताइए इस एमओ डायग्राम को देखिए, ये बता दीजिए कौन से ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो लो एनर्जी के हैं और अनऑक्यूपाइड, जो लो एनर्जी के हैं और अनऑक्यूपाइड है। तो पहले तो देख लीजिए अनऑक्यूपाइड कौन से हैं। तो अनऑक्यूपाइड है ये तीन है, इनमें तो इलेक्ट्रॉन है, और उसमें से भी लो एनर्जी का पूछ रहा हूं मैं। तो लो एनर्जी का कौन सा हो गया? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2p। इनको हम बोल देंगे ल्यूमो। इनको हम क्या बोल देंगे? ल्यूमो। इनको हम बोल देंगे ल्यूमो। दैट इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो ल्यूमो क्या आ जाएगा? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, अगर होमो से डोनेट करता है तो हमेशा मॉलिक्यूल कहां पे एक्सेप्ट करेगा? ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करेगा ल्यूमो में, तो यहां पे ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर जाएगा, ठीक है। ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस होगा। और ये जो होमो है और जो ल्यूमो है, अच्छा कभी कभार ऐसा हो जाता है, मान लीजिए मैं क्या करूं, यही नाइट्रोजन का एमओ डायग्राम बना लूं बट इसमें से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दूं। अब बताइए अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं तो फिर सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? एक बचेगा। सिर्फ यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? एक बचेगा। वो होमो होगा, वो फिर से क्या होगा? बट अगर वो सिंगली फिल्ड है तो उसको हम सुमो बोल सकते हैं। दैट इज सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसा कब होगा? जब होमो में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोल देंगे? सुमो। दैट इज सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये जो होमो और ल्यूमो है इनको फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बोला जाता है। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनको हम क्या बोल देंगे? फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ध्यान से सुनना, इससे सवाल ये आएगा, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। इससे सवाल ये आएगा कि बताइए नाइट्रोजन का, मैं सिर्फ नाइट्रोजन पे फोकस कर रहा हूं, इसके अलावा बाकी मॉलिक्यूल्स भी होंगे। बताइए नाइट्रोजन का जो होमो होगा वो कौन होगा? नाइट्रोजन का कौन सा ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा जो होमो की तरह बिहेव करेगा? वो कौन सा हो जाएगा? सिग्मा 2pz। या ऐसा पूछ लेता है, इस मॉलिक्यूल में ऐसा भी पूछ लेता है, देखिए मैं सवाल बना लेता हूं यहां पे। सवाल ऐसे पूछ लेता है कि मान लीजिए आपके पास नाइट्रोजन था, N2 था, और ये N2 क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और किसमें चला जा रहा है? N2 पॉजिटिव में, ठीक है। तो बताइए ये N2 जब N2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद चला गया तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां से लूज हुआ होगा? इसने इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस किया होगा? इलेक्ट्रॉन लॉस कहां से हुआ होगा? किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा? तो आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रॉन का लॉस हमेशा कहां से होगा? होमो से होगा। और वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल में होमो क्या है, बट N2 में होमो क्या है? सिग्मा 2pz है। तो इसने कहां से लूज किया होगा? सो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा सिग्मा 2pz से। और अगर मैं एक्सेप्ट की बात करूं कि बताइए इसने एक्सेप्ट कहां पे किया होगा, तो इसने एक्सेप्ट किया होगा पाई स्टार 2px में। अब स्टार ना पूछ के ऐसा भी पूछ सकता है कि बताइए बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में, तो ऑब्वियसली अगर इसमें स्टार है तो कौन सा हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग। तो आप पहचान ही सकते हो कि एंटी बॉन्डिंग वाला हो जाएगा, ठीक है। बताइए ये सही है। अच्छा उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आप बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हो एमओ डायग्राम से, और एकदम से डायरेक्ट गिव अप कर सकते हो। ध्यान देना, बॉन्ड ऑर्डर का एमओ डायग्राम से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके बाद मैं डायरेक्टली ट्रिक बता देता हूं कि डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, जिससे क्वेश्चन और इजी हो जाएंगे, ठीक है। एमओ डायग्राम लगाने के बाद अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर आ जाएगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। बता दीजिए नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर आएगा? 1/2। बताओ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? बॉन्डिंग में गिनो कितने इलेक्ट्रॉन? बॉन्डिंग में कितने दिखेंगे? 10 दिखेंगे, 10 लगेंगे आपको, है ना। ध्यान देना, इसके आगे काउंट मत करना। जब नाइट्रोजन से स्टार्ट करोगे ना, इसके आगे काउंट मत करना बॉन्डिंग में कितने, क्योंकि इसके बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे सबके बॉन्डिंग में 10 होंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। N2 हो जाए आपका, O2 हो जाए, इवन O2 नेगेटिव हो जाए, O2 2 नेगेटिव हो जाए आपका, सब में बॉन्डिंग में 10 होंगे। सब में बॉन्डिंग में कितने होंगे? और मैक्सिमम बॉन्डिंग में लग कितने सकते हैं? अगर मैं आपको ऐसा पूछूं, बताइए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने लग सकते हैं? इस एमओ डायग्राम तक, ये एमओ डायग्राम तक जो सिर्फ वैलिड है आपका Ne2 मॉलिक्यूल्स तक, ठीक है ना, सिर्फ Ne2 मॉलिक्यूल्स तक वैलिड है। तो बताइए मैक्सिमम कितने लग सकते हैं? 10 ही लगते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने लगेंगे? क्योंकि इसके बाद ये सारे ऑर्बिटल कौन से हैं?
एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग लिखने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि टोटल कितने थे इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में, N2 में टोटल थे 14, अगर 10 बॉन्डिंग में आते तो बताइए एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे 4 हो जाएंगे, जिनके भी देखो तब भी आ जाएंगे, बताइए कितना आ जाएगा 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। अब इतना काम झाम करने की जरूरत नहीं है, देखिए आपको एमओ डायग्राम बनाना है, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्टली बता देता हूं आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको ध्यान में रखना, इसमें बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर पे सॉल्व नहीं होंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे भी सॉल्व होंगे, इससे आप सवाल बॉन्ड लेंथ पे भी सॉल्व कर सकते हो, और इससे आप बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ पे भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है, कि कैसे आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, यहां मैंने लिख दिया टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, किसी भी मॉलिक्यूल का, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर पता करना चाहते हैं उसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपने लिख दिया, ठीक है। मैं 10 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 10 से नीचे वाली कहानी सिंपल होती है, ठीक है, मैं 10 से स्टार्ट कर देता हूं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट लिख दिया, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट लिखने के बाद यहां पे लिख देता हूं इसका बॉन्ड ऑर्डर, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया बॉन्ड ऑर्डर। एक काम कर लेते हैं, साथ साथ में मैग्नेटिक बिहेवियर की भी बात कर लेते हैं, इस पे भी सवाल आता है, साथ साथ में मैग्नेटिक बिहेवियर की भी बात कर लेते हैं, और मैग्नेटिक बिहेवियर के साथ में आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, म्यू s which is equal to under root n into n plus 2 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना आता है। मैं 10 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, अब ध्यान देना इस ट्रिक को आप कहां से याद रखोगे, ट्रिक नहीं है बेसिकली, यही से निकाल रखी है सारी चीजें, ठीक है। आप 14 से स्टार्ट करोगे, कहां से 14, मैं यहां पे लिख देता हूं, बीच में कहीं लिखते हैं ना मिडिल में, यहां पे 14 लिखते हैं हमने, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कहां से स्टार्ट करूंगा मैं 14 से, बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 14 का, सिंपल न्यूट्रल मॉलिक्यूल में किसका आ जाएगा N2 का, किसका आ जाएगा N2, हेटेरो में देखोगे तो इसके अलावा भी आ जाते हैं, जैसे CO आपका हो गया, सो 14 इलेक्ट्रॉन काउंट जब होगा तब बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ये भी कर लिया हमने, कितना होगा, बस एक चीज याद रखना, बाकी सब भूल जाएगा, इसको पेंडिंग रखो, इसको मैं बता देता हूं कैसे आपको करना है। जब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किसी भी मॉलिक्यूल में 14 होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, चाहे वो होमोएटॉमिक हो चाहे वो हेटेरोएटॉमिक हो, चाहे वो होमोएटॉमिक हो चाहे वो हेटेरोएटॉमिक हो, ठीक है। मेरे को ये बता दीजिए CO अगर मैं लिखूं, CO में अगर लिखूं कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल जैसा भी पढ़ना चाहो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, मैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा सिंपली, बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8 और 6 कितने हो गए 14, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, आंखें बंद करके 3 लिख लो, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 14 के ऊपर जाओ या इस 14 के नीचे आओ, हर एक डिजिट से, जैसे 14 से 15 पे चले गए 0.5 से कम कर दो, 0.5 से चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे आ जाओ, ठीक है। मान लो मैं क्या करूं, मैं लिख लूं 15, कितना लिख लूं मैं 15 का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कम कर दो 0.5 से, बताइए 0.5 से कम करने पे कितना आएगा 2.5, ठीक है, बताते जाना। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 16 17 18 19 0.5 और 20 कितना लिख लेता हूं मैं, इसका मतलब 20 वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैं पता है ना बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो जाए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा बताइए 14 से ऊपर चला जाओगे 13, सेम कम करो फिर से 0.5 से, कितना आएगा यहां पे भी, इसका मतलब 13 और 15 वाले का सेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद 12 2, उसके बाद 11, ठीक है, 10 का 1 आ जाएगा, 9 का बता दीजिए 0.5 वाला एग्जिस्ट करेगा, बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से सुनना। जैसे आप VBT लगाते हो ना, तो VBT का ये ऐसा मान लीजिए लिमिटेशन है, क्योंकि अगर दो एटम्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे मॉलिक्यूल तब बनेगा VBT के अकॉर्डिंग जब उनके बीच में बॉन्ड बने, और बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए आपको, दो, एक शेयर करे एटम और दूसरा एटम शेयर करे तब जाके बॉन्ड बनेगा। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, अगर दोनों के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है तो एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। लेकिन बॉन्ड एक नहीं बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5, बट वो एग्जिस्ट करेगा। ध्यान से सुनना इसको। वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। लेकिन एमओटी के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एग्जिस्ट करेगा। जैसे आपका H2 पॉजिटिव आ गया, H2 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, तो ये आ जाएगा इनका बॉन्ड ऑर्डर। अब इस चीज को पता कर सकते हैं। याद कितना रखोगे सर? 14 वाला। 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3। अब उसके ऊपर चले जाओ या उसके नीचे आ जाओ, 0.5 से आपको कम कर देना है। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में अगर मैं मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करूं, अच्छा मुझे ये बता दो, ये जो मैंने किया इसमें से मेरे को ये बताओ कौन कौन से ऐसे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कि कौन कौन सा ऐसा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट वाला मॉलिक्यूल होगा जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक तो 20 वाला,
एक तो कौन सा वाला, एक तो 20 वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। 20 वाले में कौन सा आ जाएगा आपका Ne2, सिंपली मैं मान के चलूं कौन सा वाला Ne2। ये बहुत बार नीट में पूछ रखा है, पहले भी बहुत बार ये चीजें पूछ रखा है कि कौन सा एग्जिस्ट करता है कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हर एक सवाल हर एक टाइप का नहीं होता है। समझ लीजिए कुछ क्वेश्चंस बहुत मॉडरेट लेवल के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के होते हैं, और कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं उससे भी अच्छे हो जाते हैं, तो बहुत इजी लेवल के भी सवाल आ जाते हैं। तो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहला मैं लिख देता हूं Ne। काय का एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 0, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर आ जाइए, और उसके बाद ऊपर आने के बाद मेरे को बताइए कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद इसके पीछे भी चले जाओ, 10 के पीछे चले जाओ, 8 वाला, 8 वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। 8 वाला बताइए, उसमें देख के बताइए पीरियोडिक टेबल में 8 वाला कौन सा होगा, 8 वाला कौन सा होगा, बेरिलियम। एक बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, दो बेरिलियम अगर मैं ले लूं तो कितने हो जाएंगे, तो Be2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भी एग्जिस्ट पूछ सकता हूं मैंने नीट में, ठीक है। अच्छा उसके बाद बताइए, उसके बाद कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन से बॉन्ड ऑर्डर वाला उसके बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर हो जाए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर हो जाए वो एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है अपना 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर हो गए तो वैल्यू 0 हो गया। वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए अगर मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें बॉन्डिंग में 2 हो और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 हो, 2 यहां पे और 2 यहां पे, बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बताइए ऐसा कौन सा हो जाएगा जिसके एटॉमिक, जिसमें कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे ना। बताइए 4 वाला कौन सा होगा, He2 कौन सा हो जाएगा, He2। नोबल गैस तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता डायटोमिक फॉर्म में, ये भी क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये बहुत बार लीड कर रखा है, ये वाला नहीं पूछ रखा, इसको भी लिख लेना, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इनके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कि कौन सा इनमें से पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा इनसा डायमैग्नेटिक होगा। इसको याद रखना बहुत सिंपल है। अदरवाइज पूछ ले तो फिर आपको एमओ डायग्राम बनाना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, अगर है तो पैरा होगा, अगर नहीं है तो इतना कुछ नहीं देखना, वो बस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट देखो और पता करोगे, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे आप मैग्नेटिक बिहेवियर में, यहां पे लिख लेता हूं। अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ऑड आया, कितना है, ऑड आया, ध्यान सुनना, 2 आ सकता है, या तो ऑड आएगा ना तो इवन आ जाएगा, ठीक है। इवन वाला आपका होगा डायमैग्नेटिक, कैसा होगा, एक्सेप्ट, ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात, इवन वाला हमेशा होगा डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट 2 केसेस के, सिर्फ 2 केसेस के अलावा, ठीक है। एक केस आ जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और दूसरा केस आ जाएगा आपका 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। किस के अलावा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एकदम से बिहेवियर बता दोगे। जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इवन होगा, कितना होगा, इवन होगा, वो मॉलिक्यूल हमेशा कैसा होगा, डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 and 6। ऐसा क्यों होगा मैं बता देता हूं, एक्सेप्ट 10 and 16, क्योंकि ये नंबर कौन से हैं, इवन नंबर है। बट ये इवन नंबर वाले जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, अगर वो डाई होंगे तो कैसे होंगे, वो पैरा होंगे, वो कैसे होंगे, पैरा होंगे, ठीक है। बोले ऑड वाले कैसे होंगे फिर, अगर ये डाई है तो ऑड वाले कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। उदाहरण के साथ समझते हैं, समझ में आ जाएगा कैसे होगा। मुझे बताइए अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 10 है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 10 है, 10 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, 10 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो बताइए इवन नंबर वाले कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। गिनना ध्यान से, इसी एमओ डायग्राम को दिखा रहा हूं। बताइए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 यहां पे, कितने हो गए, 2 यहां पे 6, 2 यहां पे, उसके बाद 1 9 और 1 है तो इवन नंबर। बताओ 2 अनपेयर्ड आए ना, 2 अनपेयर्ड, एक यहां पे और एक यहां पे। अगर 2 अनपेयर्ड आए इसका मतलब कैसा होगा, वो होगा पैरा। तो ध्यान देना ये जो 10 इलेक्ट्रॉन काउंट वाला है ये होगा पैरामैग्नेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब मैं पूछूं इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। मैग्नेटिक मोमेंट इनमें कैलकुलेट करना बहुत सिंपल, क्योंकि इनका मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट जा सकता है। मुझे बताइए मैक्सिमम अनपेयर्ड कितने हो सकते हैं, अगर मैं किसी एमओ में पूछूं तो मैक्सिमम अनपेयर्ड 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 2, क्योंकि डिजेनरेट ऑर्बिटल ही 2 है, एक यहां पे हो गया, एक यहां पे हो गया। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आया सर वो वापस आएगा, पेयर कर जाएगा, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड कितने हो सकते हैं, अगर मैक्सिमम अनपेयर्ड 2 है। और 10 वाले में मिलेंगे आपको, 10 वाले में कितने अनपेयर्ड मिलेंगे, 2 अनपेयर्ड मिलेंगे। तो बताइए 2 अनपेयर्ड के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, सिंपल है फाइंड आउट करना, 2.7 2.8 कर दोगे सिंपली, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2.7 या 2.8, बहुत मैग्नेटॉन, ठीक है। अब बताइए 11 वाला बताइए, 11 पैरा होगा, डाई होगा, तो ऑड में तो दिक्कत ही नहीं है, ऑड जहां पे भी मिला ऑड कैसा होगा, ऑड पैरा होगा, ठीक है। मैं लिख लेता हूं पैरा, ठीक है। पहले बताइए डाई और इवन है, ठीक। इन दोनों को छोड़ के सब डायमैग्नेटिक हो जाएगा, तो डाई होगा। अब देख भी सकते हो, देखिए 12 वाला देखिए वापस, बताइए यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8, उसके बाद 9 10 11 और 12 हो गया कैसा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। 13 बताइए,
13 कौन सा है? ऑड है, ऑड का मतलब ठीक है पैरा हो जाएगा। 14 बताइए, 14 कौन सा है? 14 है कौन सा नंबर? इवन नंबर है ना, इवन नंबर है, कैसा हो जाएगा? डायमंड। देखिए कंफर्म कर लीजिए, 14 कौन सा था आपका? नाइट्रोजन था, ठीक है ना, 8 आ गया यहाँ तक। उसके बाद ठीक कर दो, N2 का ही है, सारे के सारे फील्ड है, सारे के सारे फील्ड है, इसका मतलब कैसा हो जाएगा? डायमंड। 15 बताइए, ठीक है। 16 बहुत अच्छे, 16 भी कैसा होगा? पैरा होगा। 16 भी कैसा हो जाएगा? पैरा, क्योंकि 16 पे जाने पे आपके 22 स्टार 2p 122 स्टार 2p बाइफिल होंगे, जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और अगर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो फिर उनमें अनपेयर्ड कितने बचेंगे फिर से? और 2 अनपेयर्ड होंगे तो फिर से मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 2.8। बहुत मैग्नेटिक। बताइए बात तो कर ही सकते हैं, सेम सेम है। बाकी भी कौन सा पैरा है, कौन सा डाई है, आप इसमें देख सकते हैं। इस पे सवाल पूछते हैं, इस पूरे चीज पे सवाल पूछते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड सवाल बन सकता है, इसको मिटा दूं मैं, ऑर्डर रिंगिंग वाले, ठीक है। इसी से रिलेटेड ध्यान से सुनना, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल बनता है। एक बार आपने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया, आपको पता चल गया किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एमओ डायग्राम हर बार, आपको सिर्फ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर जब आपने पता कर लिया, उसके बाद कभी-कभार पूछ लेता, बताइए बॉन्ड लेंथ किसका कम किसका ज्यादा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लेता है, तो ये रिलेशंस एक दो आपको पता होने चाहिए। दैट इज पहला, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, करेक्ट है, वेरी सिंपल। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, क्योंकि एटम्स एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे। अच्छा, सेकंड, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to bond multiplicity, which is bond order. Bond strength is directly proportional to bond order. Third, bond dissociation energy, ये वही चीज है, bond strength और bond dissociation energy बराबर है, दोनों सेम चीजें हैं। ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बॉन्ड ऑर्डर के। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा उस मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ने में। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा, जितना ज्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट होगा, उतना ज्यादा हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और स्टेबिलिटी तो मैंने पहले ही बता दिया, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखना सवाल करता हूं, इसको थोड़ा सा sp मिक्सिंग का कांसेप्ट बता देता हूं। लिखिए, ओके, पूछो मैं क्वेश्चन, इन्हें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है। O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना। अच्छा, अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना, पहले क्या निकालना पड़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का जो बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस होगा उसका इनवर्स किसका होगा? बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। और ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे आप? तो एमओ डायग्राम नहीं बनानी है सबकी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा, ठीक है। बताइए जल्दी से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा, इसको मिटा दो। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना, सबसे ज्यादा किसका, फिर कम, फिर कम, फिर कम। लिख लो मैं, सना का ऑर्डर आ रहा है बॉन्ड लेंथ का, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आ रहा है, सबसे कम, सबसे ज्यादा O2 2 नेगेटिव का, O2 2 नेगेटिव, उसके बाद O2 नेगेटिव, उसके बाद O2 और उसके बाद O2, देखिए बाकी लोग ठीक है। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन सब में सबसे यही बता देता हूँ मैं, इसके ऑर्डर को लेके ही बता देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले हम इनका बॉन्ड ऑर्डर पता करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट के हिसाब से। बताइए O2 2 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा? O2 16, 2 नेगेटिव हो गया 18, ठीक है। बताइए 18 का कितना आएगा? 1, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, ओके। इसका बता दीजिए,
एक इलेक्ट्रॉन घटा ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.5। जब भी एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब भी एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और जब भी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, ठीक है। O2 को बता दीजिए 2, ठीक है, O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान देना ये 16 था और ये कितना है 15 है। अब 16 से 15 पे आ रहे हो, ऊपर 14 की तरफ आ रहे हो तो बढ़ेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 2.5, डन, ठीक है। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, तो ये जो ऑर्डर लिख रखा है सही है, ठीक है ना, सही करेक्ट ऑर्डर है, सबका ये आ रहा है, ये करेक्ट ऑर्डर होगा। बॉन्ड ऑर्डर का मैं अगर सीक्वेंस लिखता सबसे ज्यादा इसका, फिर कम, फिर कम, फिर कम, तो बॉन्ड लेंथ का उसका इनवर्स हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, ये ऑर्डर आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सही क्वेश्चन देखिए, इसी तरह मेरे को ये बता दीजिए हाउ मेनी स्पीशीज या हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। मैं कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने उन मॉलिक्यूल्स को देख के बताना है कि कितनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, आपको सिर्फ नंबर बताना है, कितनों का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, आपको सिर्फ नंबर बताना है, ठीक है, कि कितनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा। CO NO पॉजिटिव, ठीक है। बताइए इन स्पीशीज में से बता दीजिए, इन स्पीशीज में से कितने स्पीशीज हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, ठीक है ना, इनमें से कितने हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा, जल्दी सॉल्व कीजिए, इनमें से कितने जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। कितने स्पीशीज आ रहे हैं 5, ठीक है 5 लग रहा है। अच्छा और देखते हैं आंसर, बाकी सॉल्व कितना लगे 4 लगे, ठीक है, ओके 5 लगे। बताइए CO का बता दीजिए कितना है 14 इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक, ओके 14 इलेक्ट्रॉन काउंट, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, ठीक ठीक मैं साथ में ओके। NO 15 सेम नहीं आएगा, ठीक है इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है सेम नहीं आएगा, इसको छोड़ देता हूँ मैं। NO पॉजिटिव फिर से 14, फिर से कितना आएगा 3, ठीक है। N2 फिर से कितना आएगा 3, ठीक है। O2 + 2 14 फिर से कितना आएगा, C2 2 नेगेटिव, एक कार्बन का 6, 2 कार्बन का भी 6 हो गए 12, 12 और 2 नेगेटिव हो गए 14, कितना हो गया, इसका भी कितना आएगा, इसका भी आएगा 3, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ऊपर चले गए, ठीक है, इसका भी सेम नहीं होगा, इसका भी सेम नहीं होगा, ठीक है। तो कितने ऐसे आपके मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, 5 मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा। बताइए यहाँ पे क्लियर है, कोई समझ में आ गया, ठीक है ना, इस तरह के सवाल बन सकते हैं। अच्छा अब देखिएगा यहीं से मैं एक और चीज आपको बता दूं, मिटा दो इसको, ठीक है। एक और चीज ध्यान में रखना, एक और चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, अंदर आ सकता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं MO कॉन्फ़िगरेशन, MO कॉन्फ़िगरेशन अप टू नाइट्रोजन, अप टू N2, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं MO कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम N2 ऑनवर्ड, ठीक है, नाइट्रोजन से आगे O2 हो गया आपका, F2 हो गया, ठीक है।
N2 पे सवाल तो हो सकते हैं, अगर O2 पे आ जाए या F2 पे आ जाए, O2 टू नेगेटिव, किसी में भी सवाल आ सकता है इनके रिलेटेड, इन्हीं के कैटायनिक फॉर्म या इन्हीं के आयंस, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के एमओ कन्फिग्रेशन में क्या अंतर होगा? नाइट्रोजन तक की कन्फिग्रेशन आपको पता है, बताइए अप टू नाइट्रोजन तक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी? या ध्यान पे रखना, आपको एमओ डायग्राम बनाने की जरूरत है, डायरेक्ट कन्फिग्रेशन याद रखना। बताइए सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार, उसके बाद सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार, ठीक है। उसके बाद पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी, उसके बाद सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा टू पी, अच्छा उसके बाद यही वाले स्टार लगा के पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और उसके बाद सिग्मा स्टार टू पी जेड, सिग्मा स्टार टू पी जेड। अब चाहो तो एनर्जी दिखा सकते हो, अदरवाइज तो अंडरस्टूड है, इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा एमओ कन्फिग्रेशन किन मॉलिक्यूल्स का? सर वो मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन कोड 14 तक होगा, अप टू नाइट्रोजन, अप टू N2 होगा, ठीक है। क्या कन्फिग्रेशन आएगा? अगर आपको डायरेक्ट याद है कन्फिग्रेशन, एमओ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, देन पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, देन सिग्मा टू पी जेड, और उसके बाद पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये आ जाएगा एमओ कन्फिग्रेशन N2 तक। कहां तक? N2 तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चेंज कहां पे आता है? अब इसको समझना ध्यान से, इनमें चेंज कहां पे आता है? देखो मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे मैं N2 बना देता हूँ और यहाँ पे मैं O2 बना देता हूँ, समझाने के लिए, सिर्फ इसलिए समझाने के लिए, ठीक है। जब मैं N2 के एमओ डायग्राम से बात करूंगा, ये आपका जाएगा दिस इज K डैश, मैं सारे एमओस नहीं बना रहा हूँ, मैंने लिख दिया K डैश। तो K डैश का मतलब ये होगा, ये जो N2 का एमओ डायग्राम था, इसमें पहला शेल ये जो था 1, ये फर्स्ट शेल था, और इसी के एंटीबॉडी का दूसरा 1 स्टार वाला, इन दोनों को ना बना के मैं इनकी जगह पे सिर्फ क्या लिख सकता हूँ? K और K डैश। ध्यान देना, हमेशा जब सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s को ना लिखो तो उनकी जगह पे सिंपली आप क्या लिखोगे? K डैश, एमओ डायग्राम को छोटा करने के लिए। ये सारी चीजें वही रहेंगी, तो आप लिखोगे क्या? K और K डैश। अच्छा बताइए K डैश के बाद कौन सा आएगा? सिग्मा 2s, बताइए इसके बाद सिग्मा 2s के बाद सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। सिग्मा स्टार 2s के बाद कौन से थे? पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई, और इसके बाद कौन सा था? सिग्मा टू पी जेड, ठीक है। डन, सेम था। अच्छा, अब O2 में क्या चेंज आ जाता है? तो बेसिकली जो कन्फिग्रेशन की बात करोगे, इसको ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप स्टार्ट करोगे नाइट्रोजन तक, चाहे आप लिथियम से आओ, बेरिलियम से आओ, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तक, कहां तक? नाइट्रोजन तक। नाइट्रोजन तक ये जो आपका सिग्मा स्टार 2s है, कौन सा वाला? सिग्मा स्टार 2, और ये सिग्मा 2p z, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2p अप टू नाइट्रोजन तक की कहानी रहेगी कि इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होगा, और इनके बीच का एनर्जी गैप कम होने के कारण, ये एनर्जी गैप के बाद की बात है, ये बेसिकली इसके बहुत क्लोज होता है एनर्जी में। ये सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2s, ये दोनों एनर्जी में बहुत क्लोज होते हैं, और एनर्जी में क्लोज होने के कारण इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। इनके बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, ठीक है। समझना इसको। देखो ये मान लो ये है आपका सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s मान लीजिए, ठीक है। ये आगे पाई वाले, कौन से आगे? अच्छा, इनके ऊपर मैंने कौन सा बैठा रखा है? सिग्मा 2pz। ये सिग्मा 2pz बेसिकली क्या करता है? इसके साथ एनर्जी में रिजेंबल करता है, तो ये ऑलमोस्ट यहां पे प्रेजेंट होगा। ये सिग्मा जो आपका सिग्मा स्टार 2s है, सिग्मा 2pz इसके इक्वल में प्रेजेंट होता है। इनके एनर्जीज कंपैरेबल होते हैं, बट एनर्जीज कंपैरेबल होने के कारण इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? किस के बीच में? सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2p। इस इंटरेक्शन के कारण ये जो सिग्मा 2pz है, इसका एनर्जी बढ़ जाता है, ये इसको रिपेल करता है, इसका एनर्जी बढ़ जाता है, और एनर्जी बढ़ने के कारण ये एनर्जी ऑक्यूपाई कर लेता है पाई टू पी एक्स के ऊपर वाली साइड। ये यहां पे भी होता है, ये इन दोनों के नीचे होता है। फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये ओरिजिनली कहां पे होता है? इन दोनों के नीचे प्रेजेंट होता है, बट सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz में एनर्जी कंपैरेबल होने के कारण इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन की वजह से इसका एनर्जी बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद ये कहां आ जाता है? पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई के ऊपर। कहां तक? अप टू नाइट्रोजन, अप टू। लेकिन अगले वालों में ऐसा नहीं होता, अगले वालों में एनर्जी गैप अच्छा खासा होता है, तो ये जहां पे होना चाहिए वहीं पे होता है। तो बताइए O2 का एमओ डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कैसा बनेगा? K डैश, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। ऊपर नहीं बना, ऊपर सेम होगा, ऊपर नहीं बदलेगा, ठीक है। उसके बाद बताइए सिग्मा 2s होगा, उसके बाद कौन सा होगा? सिग्मा स्टार 2s होगा, डन। अच्छा, अब बता दीजिए सिग्मा स्टार 2s के ऊपर कौन सा होगा? जो ओरिजिनली होना चाहिए वो कौन सा था? सिग्मा 2pz था, ये आता है, इसको ध्यान में रखना। अब बताइए सिग्मा 2pz के ऊपर कौन सा है? फिर है पाई 2px,
और उसके बाद पाई टू पी, बस इधर चेंज है, इसके ऊपर चेंज मत लाना, इसके ऊपर चेंज नहीं लाना, इसके ऊपर जैसा था वैसा ही। बताइए इनके ऊपर कौन से प्रेजेंट है, इनके ऊपर कौन से प्रेजेंट है, स्टार वाले, पाई स्टार टू पी एक्स वाला, ये भी पाई स्टार टू पी वाई वाला, और इसके ऊपर कौन सा प्रेजेंट था, सिग्मा स्टार टू पी जेड। इनको चेंज नहीं लाना, इनमें चेंज नहीं लाना, कहीं इसको नीचे ना जाओ, बस यहाँ पे खेल, यहाँ पे चेंज है सिर्फ, यहाँ पे चेंज है सिर्फ। सो अप टू नाइट्रोजन, अप टू नाइट्रोजन क्या होगा, अप टू नाइट्रोजन होगा sp मिक्सिंग, क्या होगा sp, इसको याद रखना, इसमें सवाल नहीं आया, इससे पहले सवाल नहीं आया, sp मिक्सिंग पे सवाल नहीं आया, मैं फिर बता रहा हूँ, sp मिक्सिंग पे सवाल नहीं आया और एनसीईआरटी पे दे रखा है। sp मिक्सिंग होगा अप टू नाइट्रोजन, अप टू n2 तक sp मिक्सिंग होगा, और sp मिक्सिंग के कारण सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz का एनर्जी कंपेरेबल होता है, जिसकी वजह से दोनों इंटरेक्ट करते हैं और सिग्मा 2pz एनर्जी में हायर हो जाता है, इसका एनर्जी इंक्रीज करता है, किससे ज्यादा हो जाता है, पाई 2px और पाई 2p। लेकिन इसके बाद जब जाओगे तो एनर्जी का अच्छा खासा होता है, इनमें इंटरेक्शन उतना नहीं होता, तो जहां पे होना चाहिए वहीं पे होता है। उसके बाद फिलिंग यहां से होगा, इसका मतलब ये होगा, अगर मैं O2 F2 के कॉन्फ़िगरेशंस की बात करूं, बताइए कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, जरा लिखाइएगा, सिग्मा 1s आएगा, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s आएगा, ठीक है। उसके बाद ये नहीं आएगा, उसके बाद ये नहीं आएगा, जो होना चाहिए वही आएगा। बताइए इसके बाद कौन सा आएगा, सिग्मा 2pz, और उसके बाद सेम पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद सेम ही है ना, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर सिर्फ यहाँ पे चेंज है, इसको ध्यान में रखना, सिर्फ यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। तो जब सवाल इस बार भी नीट में था, उसने n2 का कॉन्फ़िगरेशन पूछा था, सिर्फ कंफ्यूज यहाँ पे किया था, क्योंकि उसने जो कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया था उन सब में इलेक्ट्रॉन काउंट करने में 14 आ रहा था, लेकिन आपको ये नहीं दिखना है कि 14 इलेक्ट्रॉन, आपको ये दिखना है कि कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट कौन सा था। अगर मैं पहले सिग्मा 2pz में फिल करूं n2 के लिए तो गलत हो जाएगा, पहले किसमें फिल करना पड़ेगा, पाई 2px में और पाई 2py में फिल करना पड़ेगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशंस में अंतर हो जाएगा, इनको भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब मेरे यहां मिटा दो इसको, इस वाले को मिटा देता हूं। कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 15 किया, ठीक है। 16 सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, सरफेस केमिस्ट्री से सिलेबस में 17 भी नहीं है, 18 पे आ जाएंगे हम डायरेक्टली। तो ध्यान दीजिएगा, एसपी मिक्सिंग कहां तक होगा, n2 तक, n2 के बाद एसपी मिक्सिंग। ऐसा पूछ सकता है, आपको मॉलिक्यूल दे दे और फिर बोलते बताइए इनमें से कितने मॉलिक्यूल्स में एसपी मिक्सिंग हुआ होगा, इसको ध्यान में रखिए, इस पे सवाल बन सकता है। इन दोनों को पूछना क्या बोलोगे, क्वेश्चन नंबर 16 17, ठीक है। पढ़िए 17 क्वेश्चन नंबर क्या है, पढ़ो सवाल, पढ़ो सवाल 17 है, इसमें पढ़ के क्या करोगे, 15 कौन सा था, अच्छा जो सवाल था वो तो आप कर ही लोगे ना, स्टेबल कब होगा, स्टेबल तब होगा जब बॉन्डिंग में ज्यादा होंगे और एंटी बॉन्डिंग में तब, ऑब्वियस है, जब बराबर होंगे तब तो एग्जिस्ट और एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, तो आंसर उसका हो जाएगा। 17 आयनाइजेशन एनर्जी पे सवाल है, किस पे सवाल है आयनाइजेशन एनर्जी में, पढ़ो क्या सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अच्छा ये ना सिलेबस में 18 का 18 है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको करके कोई फायदा नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है।
आयोनाइजेशन एनर्जी पे सवाल है, ठीक है। और ये पूछा है कि बताइए इनमें से आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू सबसे ज्यादा किस में होगा या कब होगा, ठीक है। एटम्स विद हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, सवाल तो सिंपल है, आंसर आप खुद ब खुद बता सकते हो, बस थोड़ा सा इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो बता देता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ, बताइएगा आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होगा। पहला ऑप्शन सुनिए, कहता लार्ज एटॉमिक रेडियस, लार्ज एटॉमिक रेडियस, ठीक है। दूसरा स्मॉल चार्ज ऑन न्यूक्लियस, स्मॉल चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तीसरा स्ट्रांगली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? इन चारों ऑप्शन में से क्या लग रहा है आपको, कौन सा सुइटेबल आंसर होगा? जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, ऑब्वियस है, स्ट्रांगली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सुनना ध्यान से जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बता दूंगा, इससे सवाल बन सकता है। स्ट्रांगली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होगा, ठीक है। अब देखिए मुझे बता दीजिए डाउन दी ग्रुप आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? डाउन दी ग्रुप आने पे सही है ना, डाउन दी ग्रुप आने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, डाउन दी ग्रुप आने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो डाउन दी ग्रुप आने पे एटॉमिक साइज, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव, जिसको Z इफेक्टिव भी बोलते हैं, Z इफेक्टिव घटेगा। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता गया न्यूक्लियर का इन्फ्लुएंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे घटता जाएगा, और अगर न्यूक्लियर का इन्फ्लुएंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे घटता गया उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, उसको नॉकआउट करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर Z इफेक्टिव घटता गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, सही है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको ऐसे भी पता है, ये तो 10th में भी पढ़ते हो आप, ठीक है। मैं जो बताने वाला हूं ऑर्डर उसको ध्यान में रखना। अब बताइए अलोंग द पीरियड क्या होगा? अलोंग द पीरियड क्या होगा? तो अगर डाउन द पीरियड घटता है तो अलोंग द पीरियड, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ेगा, अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। Z इफेक्टिव बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? Z इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है। आप देखिएगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड सेकंड, ये बताइएगा सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में करेक्ट ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जीज का, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनना। करेक्ट ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जीज का कहां पे? सेकंड पीरियड में, ठीक है। बताइए सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के नाम, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन। आपको बताना है करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा और सबसे कम किसका होगा। जो मैंने ऊपर लिख रखा है ना एक जनरल सा टर्म कि अलोंग द पीरियड बढ़ता है, तो ये एक रेगुलर नहीं बढ़ता है, रेगुलर इंक्रीज नहीं है, ध्यान देना, रेगुलर इंक्रीज नहीं है। यहाँ पे आपका अलोंग द पीरियड रेगुलरली आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बढ़ता है, कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिलता है, वेरिएशन, यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो बताइए सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए अगर अलोंग द पीरियड बढ़ रहा है? नियॉन का, और होता भी नियॉन का है, इसको समझना, तो मैं लिखता हूं ऑर्डर में, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर लिखो मैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा किसका? नियॉन का, ठीक, ओके। उसके बाद जो चल रहा है वही, उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है जी, उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है। सब चेंज आएगा यहाँ पे, पहला चेंज आएगा नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में, पहला चेंज आएगा ग्रुप 15 में और ग्रुप 16 में, पहला चेंज आएगा ग्रुप 15 में और ग्रुप 16 में, ध्यान दीजिएगा सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में सेम हो जाएगा, पहला चेंज आएगा 15 में और 16 में। अब बताइए 15 में और 16 में अगर जनरल ऑर्डर लेके चलो तो किसका ज्यादा होना चाहिए था? 16 का, बट सर 16 का ज्यादा नहीं है, यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको 15 का, 15 ग्रुप का, दैट इज नाइट्रोजन का, किसका? नाइट्रोजन का, और इससे कम किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन। और ये वेरिएशन क्यों है? ये वेरिएशन आया हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के कारण, स्टेबिलिटी के कारण, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कितना है, यहाँ पे 2p3 है, यहाँ 15 की बात कर लो बाकी की जनरली सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की, तो आपका np3 आ जाएगा, 2p3 है, और यहाँ पे कितना है 2p4, इसमें से लूज करना मुश्किल है क्योंकि ये स्टेबल क्या है, स्टेबल होगा, और इसमें से लूज करना इजी है, तो पहला वेरिएशन यहाँ पे, बाकी फिर से सेम चलेगा। बताइए इसके बाद बताइए इसके बाद कौन सा आ जाएगा? ठीक है, कार्बन, उससे कम होना चाहिए, बोरॉन होना चाहिए, किसका? बोरॉन, बट फिर यहाँ पे वेरिएशन आ जाता है बोरॉन और बेरिलियम में, बोरॉन और बेरिलियम में फिर से वेरिएशन, क्यों? क्योंकि बोरॉन में से ये कौन से पीरियड का, सॉरी कौन से ग्रुप का? 13, और ये कौन से सेकंड है, ठीक है ना, ये सेकंड ग्रुप का और ये 13 ग्रुप का, सही है ना, बीच में तो डी ब्लॉक के आ रहे हैं ना, बीच में डी ब्लॉक के आ जाते हैं। अच्छा, इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2s2 और इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2s1
सो 2s टू 2p1, 2s टू 2p1, ठीक। सेकंड शेल नहीं चेंज करता है ऑर्बिटल, शेल कहीं पे भी नहीं बदलता, शेल कहीं पे भी नहीं बदलता। मुझे बताइए बोरॉन में से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलना है? 2p में से, और बेरिलियम में से कहां से निकलना है? 2s में से। सर s वाले का पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खिंचा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू p। इसमें से निकालना इजी है, इसमें से निकालना मुश्किल है, और मोर आपको फुली फिल्ड भी दिख रहा है। तो उसके बाद कार्बन के बाद किसका ज्यादा हो जाएगा? बेरिलियम का, और बेरिलियम से कम किसका हो जाएगा? बोरॉन का, और फिर लास्ट में कौन आके बैठेगा? लास्ट वाला आपका लिथियम। ये आ जाएगा करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज का ऑर्डर सेकंड पीरियड में। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डाउन द ग्रुप आप कर सकते हो, डाउन द ग्रुप रेगुलर ऑर्डर, इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं आ रही है, ठीक है। डाउन द ग्रुप में कोई इरेगुलरिटी आपको एस ब्लॉक में देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए ध्यान में रखिएगा इसको। सो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। ये फिजिक्स का टॉपिक है, 23 में भी फिजिक्स का सवाल था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ठीक है ना, बट थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री में टच है, तो देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको पूछ रखा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ का करेक्ट ऑर्डर पूछ रखा है, ठीक है। मैं थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सीरीज ध्यान में रखना, बहुत सारी सीरीज आपको देखने को मिलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको कोऑर्डिनेशन में देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज किया जाता है उनके वेवलेंथ की बेसिस पे, उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की बेसिस पे या फ्रीक्वेंसीज की बेसिस पे। तो इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी भूल जाता है, ध्यान देना, याद कैसे रखते हो? मैं इसको याद रखता हूं इस तरीके से, स्टार्टिंग से मैं इसको याद रखता हूं RMI से। R इज रेडियो वेव, R इज रेडियो वेव, जिसमें आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की मिलती है, कुछ AM हो जाती है, कुछ PM आपका FM हो जाता है, देखो आपने, ठीक है ना, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाली, लो फ्रीक्वेंसी वाली मिल जाती है। रेडियो वेव के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव RMI, I इज इंफ्रारेड, IR, ठीक है। उसके बाद विजिबल, उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम, उसके बाद UV, विजिबल के बाद, उसके बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद गामा रेज, एक्सरे के बाद कौन सा होता है, और उसके बाद कॉस्मिक रेज भी होती है, ठीक है। उसके बाद कॉस्मिक रेज भी होती है, जनरल क्वेश्चन देख लीजिए। सो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, UV, एक्सरे और गामा रे, ये वाले याद रखना, RMI, इसके बाद विजिबल, UV, एक्सरे और गामा रे, ठीक है। अच्छा, अब मेन बात ये है कि इनका एनर्जी का ऑर्डर पता होना चाहिए, या इनका वेवलेंथ का ऑर्डर पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पता होना चाहिए, किसका ज्यादा किसका कम। तो ध्यान में रखना, जो गामा रेज, नाम बता रहा है, गामा रेज बहुत हाई एनर्जी की होती है, गामा रेज बहुत हाई एनर्जी की, ठीक है, ये बहुत हाई एनर्जी की। बस अगर ये चीज पता है तो आप ऑर्डर बना सकते हो। देखिए कैसे, आपको ये तो पता है कि E इज इक्वल टू प्लैंक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग h nu एंड E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, राइट। दैट मींस एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं और एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो ये जो गामा रेज हैं, ये हैं सबसे हाई एनर्जी की, सबसे हाई एनर्जी वाले। तो बताइए, अगर गामा रेज सबसे हाई एनर्जी के होंगे तो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी भी इसी का होगा। तो मेरे को ये बता दीजिए, अगर मैं यहां से यहां आऊं, यहां से यहां आने पे फ्रीक्वेंसी क्या करेगा? म्यू क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये सबसे हाई एनर्जी का, ये सबसे हाई फ्रीक्वेंसी का, सो म्यू इंक्रीज करेगा। म्यू क्या करेगा? इंक्रीज। और अगर मैं यहां से यहां आऊं तो बताइए लैम्डा क्या करेगा? लैम्डा डिक्रीज करेगा। लैम्डा क्या करेगा? लैम्डा डिक्रीज करेगा। सबसे कम वेवलेंथ का कौन सा हो जाएगा? गामा। और सबसे हाई वेवलेंथ का कौन सा हो जाएगा? ठीक है, ये सबसे लो फ्रीक्वेंसी का, लो एनर्जी का, लो फ्रीक्वेंसी या लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का, और हाईएस्ट वेवलेंथ का, हाईएस्ट लैम्डा का हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट लैम्डा का देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब आपको पूछा करेक्ट वेवलेंथ का करेक्ट ऑर्डर पूछ रखा है, बताइए करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बताइए। सबसे इन ऑप्शंस में से आपको कौन सा सुइटेबल ऑप्शन लग रहा है? ये ऑप्शन लग रहा है सबसे ज्यादा रेडियो, उसके बाद IR, उसके बाद UV और उसके बाद एक्सरे। सही है, ठीक है ना, यही ऑर्डर आएगा ना, यही ऑर्डर आएगा। चार दे रखे हैं, इन चार में से सबसे ज्यादा किसका आएगा? सबसे ज्यादा रेडियो का वेवलेंथ हो जाएगा, उसके बाद IR का, उसके बाद UV का, और उसके बाद, ठीक है, ये बन जाएगा आपका करेक्ट ऑर्डर वेवलेंथ का। ठीक है।
सिंपल सा सवाल था यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स में। इनके एप्लीकेशंस भी ध्यान रखना, वैसे तो नहीं आता है एप्लीकेशन पार्ट में नहीं पूछता है, बट वो देखो तो स्पेक्ट्रल ये जो आपका स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन है उसमें बहुत बढ़िया रोल रहता है इनका, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करना, बॉन्ड लेंथ्स को डिटरमाइन करना, उनमें इन रिलेशंस का बहुत बढ़िया रोल होता है। एक्स-रे डिफ्रैक्शन आपने सुना होगा, एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड जो आपका मॉलिक्यूल्स की शेप या मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्ड्स हैं इनका पता करता है। ये रेडियो वेव आपका आरएमआई में यूज हो जाता है, सॉरी एमआरआई में यूज हो जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में यूज हो जाता है, माइक्रोवेव ऐसे भी यूज करते हैं। बता दो इसको बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पढ़ो नेक्स्ट पढ़ो, ये जो अपनी कॉल है अच्छा ये इजी है, ये नहीं बताने वाला मैं आपको, इनकरेक्ट यूनिट्स बताने हैं, फिजिक्स से रिलेटेड है ना, सही कर लोगे ना, किसका गलत है किसका सही है ये तो इजी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, डेंसिटी एक्सेलरेशन वेलोसिटी वगैरह यूनिट्स पूछ सकते हैं, किसका गलत है इसका सही है, ये सवाल नहीं छोड़ो, ये सवाल नहीं है ठीक है। अच्छा उसके बाद ये एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़िया। पहला एप्लीकेशन क्या दे रखा, पहला एप्लीकेशन दे रखा है मेल्टिंग ऑफ स्नो बाय सॉल्ट, बिल्कुल है बिल्कुल है। बताइए कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यूज होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डन है ओके। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर में से सॉल्ट को अलग करना और प्योर वाटर को अलग करना, इसमें भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रोल है। और किसका पर्टिकुलरली रोल है, रिवर्स ऑस्मोसिस का। किसका बताइए, रिवर्स ऑस्मोसिस में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनता है वो पर्टिकुलरली किस मटेरियल का बनता है, ये पहले भी आता है सेल्यूलोज एसीटेट का। किसका, रिवर्स ऑस्मोसिस में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनता है मैंने में रखा है वो किसका बनता है, सेल्यूलोज एसीटेट का ठीक है जी। अच्छा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल बढ़िया, ये तो होता ही है, इसका तो एक बहुत बढ़िया रोल है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ, कोई तो सिंपल था, मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उन सब की लिख देता हूँ, मैं फॉर्मूलाज लिख देता हूँ, क्या क्या इक्वेशंस उनके होते हैं क्योंकि उनसे रिलेटेड सवाल बनते हैं ठीक है। बताइए पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताइए, आरएलवीपी है ना, रिलेटिव रोलिंग ऑफ। बताइए आरएलवीपी के अकॉर्डिंग काई बी किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दिस इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, पी ए नॉट माइनस पी एस। व्हाट इज पी ए नॉट, व्हाट इज पी ए नॉट, पी ए नॉट प्योर स्टेट में ए कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पीएस क्या है, टोटल प्रेशर, पीएस टोटल प्रेशर है ठीक है। इसके अगले वाले जो तीन है ना वो इंपॉर्टेंट है, उनमें से सवाल बन सकते हैं ठीक है। सेकंड बता दीजिए, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ठीक है। बताइए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इक्वेशन del Tb इज इक्वल टू Kb इनटू m, लेकिन मैं वेन फ्लो फैक्टर को साथ में इंक्लूड कर रहा हूं। बताइए वेन फ्लो फैक्टर को इंक्लूड कर दूं तो क्या लगेगा, I, और I के बाद Kb इनटू m, ये इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, इससे भी सवाल बनते हैं ठीक है ना। Kb इनटू m, del Tb इज इक्वल टू I इनटू Kb इनटू m ठीक है। del Tb क्या आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, I इज वेन फ्लो फैक्टर, Kb इज कौन सा कांस्टेंट, बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट या एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट या इसी का दूसरा नाम ब्यूरोस्कोपिक कांस्टेंट, m इज मोलैरिटी, m इज मोलैरिटी। इसकी यूनिट बता दो, इसकी यूनिट भी पूछ सकता है कभी कभार, Kb की यूनिट बता दो ना, तो Kb की यूनिट क्या आ जाएंगे, इनसे देख के बता दो Kb की यूनिट क्या आ जाएंगे, Kb की यूनिट क्या आ जाएंगे, शाबाश। I का कोई यूनिट नहीं है, I का कोई यूनिट नहीं है, Kb की यूनिट बता दो, डिवाइड करके जाओ ना, हो जाएगा, तो क्या सोच रहे हो, डिवाइड में लेके जाओ ना, Kb किसके बराबर आ जाएगा, del Tb अपॉन m, del Tb क्या है, टेंपरेचर ही तो है, del Tb क्या है, टेंपरेचर तो है, किसमें आ जाएगा, क्या मोलैरिटी, मोलैरिटी मोल पर केजी, मोल पर केजी ठीक है, केजी ऊपर लेके जाओ, मोल नीचे रख लो। बताइए क्या बना, केजी केल्विन पर मोल, केजी केल्विन पर मोल, ये यूनिट बन गया, केजी केल्विन पर मोल ठीक है ना, केल्विन केजी पर मोल जैसे भी पढ़ रहा हूं। क्या आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इक्वेशन। थर्ड बता दीजिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन
सवाल बनते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिलेट करता है वार्नर थ्योरी से और वहां से सवाल पूछता है, ठीक है ना। ये ध्यान देना, आई वेंट ऑफ फैक्टर है, जितने ज्यादा आयंस बनेंगे आई का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा आयंस बनेंगे आई का वैल्यू उतना ज्यादा होता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का इक्वेशन क्या बनेगा, सेम होगा, del Tf इज इक्वल टू आई इनटू Kf इनटू m, आई इनटू Kf इनटू m, और यूनिट क्या आ जाएगा अगर मैं Kf की यूनिट पूछूं, Kf की यूनिट भी सेम, Kf की यूनिट भी सेम, ठीक है ना। अब सुनना, इन दोनों से रिलेटेड एक सवाल क्या आ सकता है, कभी कभार क्या करता है इन दोनों में से, मान लीजिए आपके पास डाटा दे रखा होता है इसके रिलेटेड और लास्ट में पूछ लेता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डाटा इसके रिलेटेड दे रखा होता है बट लास्ट में इसको पूछ लेता है, तो आप क्या कर सकते हो, क्या इन दोनों में से कोई चीज कॉमन निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास मोलैलिटी नहीं दे रखा, समझिएगा, आपके पास पूछ रखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए और सारा का सारा डाटा किसके रिलेटेड दे रखा है, ठीक है, अब ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है ना, तीनों चीजें दे रखी है, वेंट ऑफ फैक्टर नाम भी दिया होगा, आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहां से आप क्या करोगे, यहां से मोलैलिटी फाइंड आउट करोगे, जो m यहां पे नहीं दे रखा होता वो इसके डाटा से फाइंड आउट किया जाएगा, और इसके डाटा से हम फाइंड आउट करोगे फिर यहां पे पुट करके इसको निकाल सकते हैं। कभी कभार इसको फाइंड आउट करने को बोल देगा, ये इसका इसके सारे चीजें इसके रिलेटेड बोल देगा, या इसको फाइंड आउट करने को बोल देगा और सारी चीजें इसके रिलेटेड बोल देगा, इससे भी सवाल बन सकता है, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके लिए दिया होता है, आपको फाइंड आउट करना है। Kf और Kb कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये सवाल में हमेशा गिवन होंगे, ध्यान देना, Kf और Kb कांस्टेंट वैल्यूज हैं, सवाल में हमेशा गिवन होंगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT, बट साथ में मैं क्या लिखूंगा, वेंट ऑफ फैक्टर I, पाई इज इक्वल टू ICRT, पाई इज इक्वल टू CRT, I वेंट ऑफ फैक्टर साथ में लगा दिया, सो पाई इज इक्वल टू ICRT, वेंट ऑफ इक्वेशन, इसको वेंट ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। यहां पे भी आपके सवाल आते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालना तो इजी है, मोलैलिटी का वैल्यू पुट कर दिया तो मिल गया आपके पास, यहाँ पे भी पुट कर दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम पुट कर दिया, मॉलिक्यूलर मास इजीली निकाल सकते हो, इसको भी कर दिया, ठीक है। इससे सवाल बनता है, इससे सवाल बनता है, इससे सवाल कैसे बनता है, दो सॉल्यूशंस का पूछ लेता है, इससे सवाल बनता है ध्यान देना, दो सॉल्यूशंस का पूछ लेता है कंपेयर करने में। मान लो एक इक्वेशन लिख लेता हूं जहां सवाल बन सकता है, आपके पास दो इक्वेशंस, दो सॉल्यूशंस दे रखे हैं, उनका पाई दे रखा है, एक का टेंपरेचर दे रखा है, या मान लो दो सॉल्यूशंस है, दोनों का टेंपरेचर दे रखा है, एक का पाई दे रखा है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, दूसरे का पूछ रखा है कि बताइए दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। तो आपको उस टाइम क्या करना है, पाई और टी के बीच का रिलेशन पता करना है। जरा बताइए पाई और टी में क्या रिलेशन लग रहा है, यहां पे डायरेक्ट लग रहा है ना डायरेक्ट, जितना टेंपरेचर बढ़ेगा उतना पाई ज्यादा होगा। तो अगर मैं दो डिफरेंट इक्वेशंस ले लूं तो पाई 1 किसके बराबर होगा, मान लीजिए पाई 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 एंड पाई 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, दोनों के कांस्टेंट इक्वल करके क्या बनेगा, पाई 1 अपॉन इज इक्वल टू T1 अपॉन, अगर आपके पास एक चीज रखी है, एक पाई दे रखा है और ये दोनों चीजें रखी है, दूसरा पाई आप निकाल सकते हैं, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं, यहां से सवाल बनता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट इक्वेशन पे सवाल बने, कोई भी घुमा के सवाल बना सकता है, तो डायरेक्ट पे सवाल नहीं बनता, ठीक है। ये आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी क्या है, कोलैटिव प्रॉपर्टी। वेंट ऑफ फैक्टर निकालना तो आपको आता है, वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, परसों मैंने एसोसिएशन में बताया था, एसोसिएशन में भी ध्यान रखिएगा कैसे फाइंड आउट इसको किया जाता है। या अब मान लीजिए जब आपका डायमराइजेशन करे तब, या टेट्रामराइजेशन करे या ऑक्टामराइजेशन करे, जब मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट करें, एटम्स आपस में एसोसिएट करें, तब आई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाए, या जब आपके पास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास रखा हो या नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास रखा हो तब फाइंड आउट कैसे किया जाए, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। ये आ गया आपका कोलैटिव प्रॉपर्टीज। बताइए नेक्स्ट वाला पूछो, 22 की सिलेबस का पार्ट है, 23 वाला पार्ट है, इसको फिलहाल ऐसे रख लो, इसमें आइडियल गैसिफिकेशन वगैरह निकालेंगे। इससे 24 पे चले जाते हैं। 24 आपके पास क्या दे रखा है, मिटा दो इसको, 24 आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, लिखिए, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18 है, सही है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18, ओके। अच्छा, उसके बाद इसके सारे के सारे एटम्स कहता है sp3 हाइब्रिडाइज, सारे के सारे एटम्स कैसे हैं, और हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट इक्विवेलेंट है, ये है मजे वाली बात, सारे के सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ध्यान में रखो और जो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, आप चार ऑप्शंस पे अप्लाई करो, आप देखोगे चारों ऑप्शंस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बैठेगा, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आएगा, C9H18। उसके बाद मान लो एक दो ऑप्शन देख दिखा, एक दो ऑप्शन देख दिखा, मान लो ऐसा है,
एक ही ऑप्शन, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, एक दो ऑप्शन से बता देता हूँ। ओके, मान लो एक ये वाला ऑप्शन पकड़ लेते हैं, CH3 और CH3, ठीक है। और भी दो ऑप्शन, इन्हीं से समझ जाओगे, आगे जाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्या कंडीशन दे रखी है, कंडीशन, पहली कंडीशन क्या दे रखी है, सारे के सारे कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन कितना, एवरी कार्बन इज sp3, सही है, एवरी कार्बन इज sp3। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दे रखा है, पर मॉलिक्यूलर फार्मूला से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम बैठेगा, ठीक है, sp3। दूसरी कंडीशन ये रखी है कि सारे के सारे हाइड्रोजन क्या है, आइडेंटिकल। अच्छा सवाल है, ध्यान देना इसको, अच्छा सवाल है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेगा, ठीक है। सारे के सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट, सारे के सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट। अब आओ इस वाले पे, देखिए मेरे को ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करूं हर कार्बन सेंटर का, आपको पता है हर एक कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, सबके साथ सिग्मा बना रखे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन सबका कितना आ रहा है, ये भी बताइए कितना है, sp3, ये भी sp3, हर एक sp3 होगा। इवन इनके अलावा जो ऑप्शंस रखे हैं सब में कितना होगा, sp3 होगा। इससे फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हर एक कार्बन sp3 है, हर एक कार्बन कैसा है, sp3 है, पाई बॉन्ड तो दिख ही नहीं रहा है, sp3 होगा हर एक कार्बन। अच्छा, हाइड्रोजन सारे के सारे होने चाहिए इक्विवेलेंट, कैसे होने चाहिए, अब देखिए हाइड्रोजन सारे के सारे इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे, इसमें देखिए इस ऑप्शन में आ रहा हूं मैं, ठीक है। बताइए ये जो तीन एनवायरनमेंट देखना, समझ जाओगे हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट देखना, अगर एनवायरनमेंट बराबर हुआ, एनवायरनमेंट सबका सेम हुआ, वो हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होंगे। ये बता दो, ये वाले जो तीन हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़े हुए जो तीन हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, ठीक है ना। मुझे बताओ क्या ये वाले हाइड्रोजन, ध्यान देना, क्या ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम है, क्या ये आइडेंटिकल होंगे, क्या ये इक्विवेलेंट होंगे। देखिए ये तीन हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ रखे हैं, तीन हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ रखे हैं, और ये कार्बन फर्दर एक के साथ जुड़ रखा है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इधर मैं अगर आ जाऊं तो बताइए ये हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो फर्दर कितनों के साथ जुड़ रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया ये 2 डिग्री वाला कार्बन और ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, ये दोनों हाइड्रोजन सेम नहीं, ये दोनों हाइड्रोजन सेम नहीं। अब बोलोगे सर कहां से पता चलेगा कि दोनों हाइड्रोजन सेम नहीं है, अगर आपको ये पता करना है तो आप इसको देख सकते हो H1NMR में, H1NMR कहां पे, H1NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हो इनका एनवायरनमेंट अलग आएगा, अलग कैसे आएगा, जब आप इसको HNMR में देखोगे, H1NMR में देखोगे, इनका सिग्नल अलग आएगा, उन तीन हाइड्रोजन के लिए अलग सिग्नल मिलेगा और इस हाइड्रोजन के लिए अलग सिग्नल मिलेगा, ठीक है। ये बहुत आगे वाला पार्ट है, बट इतना ध्यान में रख लो कि ये हाइड्रोजन सेम नहीं है, ये हाइड्रोजन सेम नहीं होंगे, जैसे ये तीन है वैसे ये तीन है, वैसे ही ये तीन है, बट सर ये वाला इन वालों से मैच नहीं करेगा, और इवन ये वाले जो दो है इनसे मैच नहीं करेंगे, तो इसमें सारे के सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल नहीं है। यहां पे आ जाओ, यहां पे मेरे को ये बता दो, ये वाले तीन हाइड्रोजन, ये वाले तीन हाइड्रोजन CH3 एक कॉमन एटम के साथ जुड़ रखे हैं, कॉमन कार्बन के साथ, या यहां पे भी सेम ही मिल रहा, CH3 कॉमन के साथ, CH3 कॉमन के साथ, इसमें सारे के सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे, सारा का सारा एनवायरनमेंट बराबर है, इसमें सब हाइड्रोजन, ऑल हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट, ऑल हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट, सारे आइडेंटिकल। इसका मतलब ये होगा जब इसको मशीन पे डाल के देखेंगे, मशीन से मेरा मतलब है H1NMR में जब इसको देखेंगे, इन सब के लिए एक सिग्नल आएगा, कितना सिग्नल आएगा, एक सिग्नल आएगा, ठीक है। देखिए इन हाइड्रोजन के लिए एक सिग्नल, इसका मतलब ये होगा ये हाइड्रोजन सेम नहीं थे और ये हाइड्रोजन सारे के सारे सेम थे, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सारे के सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल होंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन क्या होंगे, आइडेंटिकल। इसके साथ में एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं, एक और चीज बता देता हूं, आपको कभी कभार ऐसा पूछ लेता है, मान लीजिए आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है और आपको ये बोल दे कि बताइए इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को देख के ये बताइए इसमें कितने पाई बॉन्ड्स होंगे या कितने रिंग्स होंगे, ये भी पूछ लेता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से देखो तो पता नहीं चल पाएगा कि क्या पाई बॉन्ड थे या नहीं थे, क्या रिंग्स थे या नहीं थे, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे आप लगाएंगे DBU, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। कैसे आप पता करेंगे, क्या पता करने के लिए लगता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस या डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन का पता करने के लिए लगता है, मैंने एल्डिहाइड में पढ़ा रखा है, ये पता करने के लिए कि आपके गिवन फार्मूला में, गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला में, गिवन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड्स या रिंग्स तो नहीं है, मतलब वो साइक्लिक फॉर्म में या उसमें पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट तो नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, DBU, which is equal to C+1 minus H/2 minus X/2 plus N/2, इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किस चीज को फाइंड आउट कर लेता है,
DBU इसको फाइंड आउट करने का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस को इसे अप्लाई कर रहा हूं मैं। मुझे बताइए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दे रखा था इस क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दे रखा था? C9H18 यही था। C9H18 पुट कर रहा हूं मैं, देखना देखना पता चलेगा कि इसमें पाई बॉन्ड था या नहीं था। इसमें पुट कर रहा हूं मैं C9H18 ओके। बताइए C+1 कार्बन कितने 9+1 सही है, माइनस H/2 H कितना था 18/2 ठीक है ना, माइनस क्या आगे कुछ है x दे रखा है नहीं दे रखा, क्या हाइड्रोजन है कोई इसमें नहीं है, क्या नाइट्रोजन है नहीं है तो नहीं लिखूंगा मैं ठीक है। बताइए कितना आएगा 10 माइनस ये कितना आ जाएगा आएगा ना 1। अब इस 1 से क्या मतलब है समझना, जब DBU 1 आया सर इसके दो मतलब होंगे, एक मतलब तो ये होगा यहां तो एक रिंग प्रेजेंट है, या तो क्या प्रेजेंट है यहां तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या तो एक रिंग प्रेजेंट है या तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ठीक है। मुझे बताइए इसका DBU आ गया 1, इसका DBU कितना आ गया, क्या कहीं पाई बॉन्ड दिख रहा है नहीं ना दिख रहा, पाई बॉन्ड तो नहीं बना रखा लेकिन रिंग तो है ना, बताइए कौन सा रिंग है तो 3 मेंबर का रिंग दिख रहा है, 3 मेंबर का रिंग 3 मेंबर का रिंग दिख रहा है, ये 3 मेंबर का रिंग ये 3 मेंबर का ये DBU आपको बता देगा कि आपके मॉलिक्यूल में वेदर रिंग प्रेजेंट होगा या पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा ठीक है ना। हां जब DBU 1 आया, जब DBU कितना आया 1 आया, अब ये कंफर्म करना मुश्किल हो जाएगा। मान लो आपके पास दो मॉलिक्यूल रखे हैं, एक में डबल बॉन्ड रखा है एक में रिंग दे रखा है, फिर तो दोनों के साथ मैच कर रहा है, ये करेगा ना दोनों के साथ में। अगर DBU आपका 1 आ गया और आपका एक मॉलिक्यूल में रिंग है और दूसरे मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड है, ये तो दोनों के साथ मैच कर गया, इसका मतलब ये होगा उस सवाल में कुछ और डाटा भी दे रखा होगा, यही तक तो सवाल होगा नहीं, उसमें कुछ और डाटा भी दे रखा होगा। तो DBU किसके लिए यूज करते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस या डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, किसके लिए फाइंड आउट किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कि वेदर आपके मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन है या रिंग है, अनसैचुरेशन है या रिंग, और हो सकता है कभी कभार दोनों, हो सकता है कभी कभार दोनों। देखो कैसे, मान लो किसी का DBU 4 आ गया, किसी का DBU कितना आ गया 4 आ गया, अच्छा इस DBU को जब 4 आता है इसमें बहुत सारे मतलब और भी बन सकते हैं, बट जनरली जब DBU 4 आता है इसका मतलब ये होता है जैसे बेंजीन का होता है, बेंजीन का DBU 4 होता है, बेंजीन का DBU कितना होता है 4 का मतलब एक रिंग और 3 पाई बॉन्ड, एक रिंग और 3 पाई। तो बताओ अगर मैं पूछूं आपको बताइए बेंजीन का DBU कितना है, बेंजीन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा, क्यों क्योंकि बेंजीन में एक रिंग होता है और 3, आप फॉर्मूला पुट करके भी देख सकते हो। बताओ जरा C6H6 बताओ, कार्बन कितने 6 6+1 माइनस हाइड्रोजन कितने 6 on 2 कितना आ जाएगा 7 - 3, बताइए 7 - 3 कितना आएगा, ये लिख रखा हूं बेंजीन का DBU 4, बेंजीन का DBU एक रिंग और 3 पाई बॉन्ड्स। ध्यान देना DBU पे भी ध्यान देना, DBU पे भी सवाल आ सकता है, फॉर्मूला लिखो बाकी नाम लिखो तो फॉर्मूला लिखिए। हाँ ध्यान रखना जो आपके पास गिवन ऑप्शंस होंगे ना, उन ऑप्शंस में हमेशा जब भी आपका DBU ऐसा मान लीजिए जब भी आपका DBU 2 या 3 से ऊपर चढ़ा तो समझ जाना एक रिंग होगा और बाकी पाई बॉन्ड होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके सिलेबस में बाइसाइक्लिक रिंग इन्वॉल्व नहीं होते, आपके सिलेबस में बाइसाइक्लिक रिंग है ही नहीं। जैसे मान लो मैं डेकेरिन बना दूं, सिस डेकेरिन बना दूं, ट्रांस डेकेरिन है ही नहीं, वो इंक्लूड ही नहीं, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स नहीं तक इंक्लूड ही नहीं है। आपको एक ही रिंग की बात करें ना हमेशा, ठीक है ना, एक रिंग की बात करें। हाँ जेडब्ल्यू में पूछ लेता है वो भी मोस्टली आपका एमिनो एसिड ये एमीन्स वगैरह से पूछ लेता है, बेसिक स्ट्रेंथ पे जब पूछता है, बट अदरवाइज इसके ऊपर नहीं जाएगा। आपको जब भी ये पूछेगा ध्यान से सुनना, क्योंकि संभावना इसकी ज्यादा होती है, संभावना इसकी ज्यादा हो कि रिंग साथ में और पाई बॉन्ड हो, सिर्फ पाई बॉन्ड वालों की संभावना होती नहीं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, मैच करना ठीक है। किन पे सवाल है, सवाल है आपका सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 25 है। ओके लिस्ट 1 और लिस्ट 2 देखा है, ठीक है लिख लेते हैं। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, अमीनो एसिड से सवाल है, यहाँ पे लिस्ट 1 यहाँ पे लिस्ट 2, अमीनो एसिड से और भी चीजें मैं साथ साथ में बता दूंगा, है ना। मैच तो आप कर ही सकते हो, ये मैचिंग वाले बहुत इजी होते हैं, आपके 2 मैच भी हो गए, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एडिपिक एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड पहला, दूसरा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। सब एनसीईआरटी से बता रखी है क्योंकि एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दे रखे हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। बेसिक अमीनो एसिड,
बेसिक अमीनो एसिड, ये तो बायो में पढ़ लेते हो। नंबर 4 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तो 12th में पढ़ लेते हो। इनएक्टिव अमीनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, ये तो हमेशा पढ़ते हैं, पीवाई में बहुत बार आता है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन लिखवाना मेरे को अगले, दिस 2 में बताना। ए क्या रखा, ए लिखवा ग्लाइसिन, ओके। बी सिस्टीन, सी एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और डी अर्जिनाइन, ओके। ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अमीनो एसिड से सवाल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको मैच कर लेते हैं। मैच में क्या करना है आपको, आप ऑप्शंस देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे सवाल में आपको 4 ही मैच करने, ऑप्शंस देख के एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। पहली बात ये सबको बताओ, बताइए ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सबसे पहला वाला अमीनो एसिड, सबसे स्टार्टिंग वाला अल्फा अमीनो एसिड, वो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो हो जाता है आपका ग्लाइसिन। कौन सा हो जाएगा, ग्लाइसिन, ठीक है। लिख लेता हूं यहां पे, स्ट्रक्चर देखिएगा। सी जनरल स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है आपके अमीनो एसिड्स का, दिस इज R, दिस इज H, देन वी हैव COOH, और यहां पे क्या होगा NH2, और ये R ग्रुप वैरी करेगा, ये R ग्रुप वैरी करेगा, R ग्रुप को बढ़ा दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा, वो वाला पोर्शन सेम रहेगा, ठीक है। ये जनरल स्ट्रक्चर है। मुझे बताइए ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन में R की जगह पे क्या प्रेजेंट होगा सर, ग्लाइसिन में R की जगह पे प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन। क्या प्रेजेंट होगा, ये किस केस में होगा, ग्लाइसिन के केस में। किस केस में होगा, ग्लाइसिन के केस में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। जब ग्लाइसिन के केस में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ग्लाइसिन के केस में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और उसके बाद इस मॉलिक्यूल में मैं पीओएस पास करूं, मैंने परसों भी बताया था, यहाँ तो मिरर इमेज बना के चलो, यहाँ तो काइनेटिक देख के चलो, यहाँ ऐसा बता सकते हो। अगर मैं यहाँ से पीओएस पास करूं, इसको मैं यहाँ से कर दूं, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर मैं यहाँ से पीओएस पास करूं, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करूं, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। यानी अदर टर्म आप ऐसा देख लो, ये जो कार्बन सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कार्बन सेंटर कायरल ही है, कार्बन सेंटर कायरल, कायरल होने के लिए चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, दो तो सेम सेम है, तो इसका मतलब ये होगा ये कार्बन कैसा है, दिस इज नॉन कायरल कार्बन, दिस इज नॉन कायरल कार्बन, दिस इज नॉन कायरल कार्बन, तरीके से ये स्टीरियोजेनिक सेंटर ही नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ग्लाइसिन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ग्लाइसिन, ठीक है। सो ग्लाइसिन हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, मैच कर देना। ग्लाइसिन किसके साथ बैठेगा, ऑप्शन 4 के साथ, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सही, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसके बाद वाले जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, इसके अलावा वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान देना, वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। इसके बाद तो उन सब में कौन से कार्बन प्रेजेंट होंगे, कायरल कार्बन, उनमें क्या होगा, कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा एसिडिक, ये नाम से ही समझ जाओगे, ये नाम से ही समझ जाओगे, एसिडिक अमीनो एसिड दे रखा, कौन सा, एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड आपका हो जाए, ये सारे एसिड्स कौन से हो जाएंगे, एसिडिक नेचर के अमीनो एसिड्स, ठीक है। और क्या होगा, एसिडिक और बेसिक में क्या अंतर होता है सर, एसिडिक में COOH वाला पोर्शन ज्यादा होगा और बेसिक में NH2 वाला पोर्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना। ध्यान देना, ऐसा ना पूछ ले, मान लीजिए ऊपर कोई एसिड ये दे रखा है, एस्पार्टिक एसिड दे रखा है, पहचान भी सकते हो, तो मैं आपको और चीज बता दूं, अगर नीट इस तरीके से सवाल आया, मान लीजिए एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछ लिया और स्ट्रक्चर नहीं पता है, क्योंकि इतना याद नहीं रख सकता बंदा, आपको एनसीईआरटी के सारे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर नहीं याद रखते हैं। मान लो ऐसा पूछ लिया, आप ऑप्शन देख के बता सकते हो। देखो ऑप्शन देख के कैसे बताओगे, आपको हमेशा ट्रिक के हिसाब से ऑप्शन बनाना होगा। एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें NH2 और COH का नंबर बराबर होगा, पर अगर बराबर होगा तो बताइए वो अमीनो एसिड कैसा होगा, न्यूट्रल, वो कैसा होगा। और दूसरा ऑप्शन ऐसा होगा, मान लीजिए जिसमें NH2 ही नहीं दे रखा, सिर्फ COH वाले दे रखे, सब होगा अमीनो एसिड ही, वो अमीनो एसिड नहीं होगा, दोनों पोर्शन होने चाहिए। तीसरा ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें NH2 ज्यादा दे रखे हैं, मान लो NH2 3 दे रखे हैं और COH सिर्फ 2 ही दे रखे हैं, वो कौन सा एसिड हो जाएगा, बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। और एक ऑप्शन ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे COH का काउंट ज्यादा होगा और NH2 का काउंट, वो कौन सा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ट्रिक के हिसाब से इसको लगा सकते हो। अच्छा अब बताइए बेसिक अमीनो एसिड कौन सा, ये आप डीएनए में भी पढ़ते हो, डीएनए में भी पढ़ते हो, लाइसिन, हिस्टीडीन, ठीक है ना। तो बेसिक अमीनो एसिड कौन सा आ जाएगा आपका, है नहीं ना, अर्जिनाइन दे रखा है, लाइसिन, हिस्टीडीन और अर्जिनाइन, तीन नाम याद रखना, लाइसिन, हिस्टीडीन और अर्जिनाइन। तो अर्जिनाइन कौन सा अमीनो एसिड आ जाएगा, बेसिक, और इसके साथ में लाइसिन भी आ जाता है, ये भी पूछ रखा बहुत बार, और हिस्टीडीन, ये भी आ जाएगा आपका बेसिक अमीनो एसिड। उसके बाद क्या बचा, सल्फर, अब एक ही ऑप्शन बचा, आपने तो मैच कर लिया ऑप्शन, ये सबसे वैसे ही हो जाता। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज सिस्टीन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज cysteine. This cysteine contain SH group. It contain thiosulfur group. थायो ग्रुप होता है इसमें, याद रखना। cysteine में कौन सा ग्रुप होगा, SH group, याद रखना। इसको मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में गिवन है,
एनसीईआरटी के सारे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, यहाँ से कुछ भी सवाल पूछ सकता है। सिस्टीन में कौन सा आपका प्रेजेंट होगा सल्फर? एसएच की फॉर्म में। किस फॉर्म में? एसएच की फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में एक और नाम आ जाता है, दैट इज मिथियोनिन। मिथियोनिन किसमें सल्फर होता है? इसमें भी सल्फर होता है। मिथियोनिन में क्या होगा? सल्फर। सिस्टीन में सल्फर एसएच की फॉर्म में, वहां सिंपली सल्फर। मिथियोनिन में क्या हो जाएगा? सल्फर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मान लो मैं लिखूं सीरीन या टायरोसिन, सीरीन या टायरोसिन, ध्यान देना इनको। इनमें प्रेजेंट होता है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। इनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? OH ग्रुप। ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। सीरीन या टायरोसिन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? OH ग्रुप। ये याद रखना पड़ेगा, इसके लिए और हिसाब है, याद रखना पड़ता है, ठीक है। सीरीन और टायरोसिन में हो जाएगा OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये याद रख सकते हो, मान लीजिए आपका जो ट्रिप्टोफैन है, या आपका जो हिस्टिडीन है, या जो प्रोलिन है, जो प्रोलिन है, या इवन यही टायरोसिन वाला, ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनमें साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है। जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है। ये भी बढ़िया सवाल बन सकता है। साइक्लिक रिंग इनमें प्रेजेंट होंगे, इसको तो खास ख्याल रखना। ट्रिप्टोफैन का खास ख्याल रखना, इसमें 2 मेंबर का रिंग प्रेजेंट होता है, एक 5 मेंबर का, एक 6 मेंबर का, 2 मेंबर रिंग, 2 मेंबर रिंग, एंड दैट टू एरोमेटिक, दैट टू एरोमेटिक। वो भी एरोमेटिक होगा, दोनों के दोनों एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होंगे इसमें, एरोमेटिक में, ठीक है। इसमें नॉन एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है। हिस्टिडीन में भी एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग, और एरोमेटिक इस हिस्टिडीन में जो एरोमेटिक रिंग होगा 2 नाइट्रोजन रिंग के मेंबर होंगे। हिस्टिडीन में 2 नाइट्रोजन रिंग के मेंबर होंगे, ठीक है। प्रोलिन में याद रखिएगा नॉन एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगा। और ये जो आपका ट्रिप्टोफैन है, इसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है, और कितने रिंग्स? 2, एक 6 मेंबर का रिंग और एक 5 मेंबर का रिंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इस पे और बढ़िया सवाल बता दूं। लिखिए, ठीक है, ओके। मुझे बताइए अमीनो एसिड्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? अमीनो एसिड्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? क्या क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। किस फॉर्म में? क्रिस्टलाइन। ठीक है, सबको पता होना चाहिए किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। चीज पता है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, जहां सवाल बनने के चांसेस बन सकते हैं, वो है आपका एक तो एसिडिक और बेसिक का ऑर्डर पूछ लेता है, और दूसरा आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आई लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। आपको ये पता है कि जो अमीनो एसिड्स हैं ज्यूटाइल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको पता है ये जो आपके अमीनो एसिड्स हैं किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ज्यूटाइल के फॉर्म में, दैट इज COO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, ठीक है ना। दैट इज जो आपका प्रोटॉन होगा वो COOH एसिडिक वाला पार्ट लूज कर देगा, NH3 पॉजिटिव NH2 वाला गेन कर लेगा, और बाकी सब सेम रहेगा। दिस इज H एंड दिस इज R। ये कौन सा फॉर्म आ गया? ज्यूटाइल, ज्यूटाइल, ठीक है ना, ज्यूटाइल फॉर्म। डाइपोलर, इसको डाइपोलर आयन भी बोलते हैं, या इंटरनल सॉल्ट, इसको इंटरनल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, डाइपोलर मॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है, ज्यूटाइल आयन के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब बताइए पहला सवाल सुनिए, पहला सवाल सुनिए, इसमें मैं आ रहा हूं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। मुझे बताइए इस ज्यूटाइल की फॉर्म में, जब अमीनो एसिड ज्यूटाइल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बताइए इसमें एसिड कौन बिहेव करेगा? एसिडिक पार्ट कौन सा होगा और बेसिक पार्ट कौन सा होगा? जब ये ज्यूटाइल की तरह बिहेव करेगा, एसिडिक पार्ट कौन सा है और बेसिक पार्ट कौन सा है? मुझे बताइए जब ये ज्यूटाइल की फॉर्म में ना था तब एसिड कौन, बेस कौन, लेकिन अभी एसिड कौन? क्योंकि आपको पता COH ने H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, एसिड डोनेट करने के बाद कंजुगेट बेस बनाता है, तो ये पोर्शन कौन सा हो जाएगा? ये पोर्शन हो जाएगा आपका बेसिक पोर्शन, बहुत अच्छे। और ये वाला पोर्शन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक पोर्शन। कौन सा पोर्शन? एसिडिक पोर्शन, डन। ये एसिडिक पोर्शन और वो बेसिक पोर्शन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा ये एसिडिक पोर्शन और बेसिक पोर्शन, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अमीनो एसिड्स में पीएच चेंज करने पे, क्या चीज चेंज करने पे? पीएच चेंज करने पे ये मॉलिक्यूल्स या तो आपके पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, या तो कैटायनिक फॉर्म में, या तो एनायनिक फॉर्म में। और सिमिलरली एक ऐसा पीएच भी आपको देखने को मिलता है, हर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर पीएच होगा जिस पीएच पे ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो मुझे बताइए नेट चार्ज कितना होगा? 0। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेट चार्ज कितना होगा? 0 हो गया। नेट चार्ज कितना होगा? वो पीएच
अमीनो एसिड का वो पीएच जिस पीएच पे आपका अमीनो एसिड ज्विट्राइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और इस पे नेट चार्ज जीरो होगा। नेट चार्ज कितना होगा? अगर नेट चार्ज जीरो हो गया तो मुझे बताइए क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने पे इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखा सकता है? क्या ये किसी इलेक्ट्रोड की तरफ भागना चाहेगा? नहीं, ये न्यूट्रल होगा, ये किसी इलेक्ट्रोड की तरफ भागना नहीं चाहेगा। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा? ये बेसिकली पीएच है, और वो पीएच जिस पीएच पे आपका मॉलिक्यूल किस फॉर्म में होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ज्विट्राइन, ठीक है ना? न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, ध्यान देना, पॉजिटिव नेगेटिव ये न्यूट्रल है, ज्विट्राइन के फॉर्म में। और इसमें क्या नहीं होगा? नो माइग्रेशन, नो माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नो माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी तरह का माइग्रेशन में नहीं दिखाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी तरह का माइग्रेशन ये नहीं दिखाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है ना? और ध्यान देना, इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमीनो एसिड का सॉल्युबिलिटी लीस्ट होता है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमीनो एसिड का सॉल्युबिलिटी लीस्ट होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमीनो एसिड्स का सॉल्युबिलिटी लीस्ट सॉल्युबिलिटी, बहुत कम सॉल्युबिलिटी न्यूट्रल फॉर्म में मिलेगा, बहुत कम सॉल्युबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। क्या होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? वो पीएच जिस पीएच पे अमीनो एसिड न्यूट्रल होगा, जिस पीएच पे अमीनो एसिड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होगा, न्यूट्रल होगा, और इस न्यूट्रल होने के कारण इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने पे ये माइग्रेशन शो नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस शो नहीं करेगा, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ भागना नहीं चाहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को फाइंड आउट कैसे किया जाए? ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? दिस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2। यह फॉर्मूला है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को पता करने का, दैट इज pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2, ठीक है ना? pKa1 प्लस pKa2, pK वैल्यूज रखिए, pKa वैल्यूज, ठीक है ना? pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2, ये दो वैल्यूज, ठीक है ना? अच्छा, अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, अब सुनना सवाल मेरा, ठीक है ना? सवाल सुनना। मान लो मैं क्वेश्चन में ऐसा कर दूं कि pK वैल्यूज 3 दे दूं। मान लो मैंने एक सवाल बना दिया, मैं फिर बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, मैंने एक सवाल बना दिया और सवाल में pK वैल्यूज ही 3 दे दी, लेकिन सर अपने को लगनी कितनी है फॉर्मूला में? 2, समझिए। देखो मैं आपको मान लो एक अमीनो एसिड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दे, मे बी थोड़ा इरेलेवेंट हो क्योंकि मैं एग्जैक्टली बना रहा हूं, हाइपोथेटिकल बना रहा हूं। लेट्स से दिस वे, ओके, ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया। ओके, मैं क्या कर लेता हूं, इसके लिए मैं pK वैल्यू लिख लेता हूं, मान लो 2.7, इसके लिए मैं pK वैल्यू 3.7 लिख लेता हूं, इसके लिए मैं pK लिख लेता हूं 2.7, और इसके लिए मैं pKa लिख लेता हूं, इसको भी अच्छे रख लो, इसके लिए मैं pKa लिख लेता हूं, लेट्स से 2, ठीक है? मैंने लिख दी, ओके। आपको पता करना है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, क्या पता करना है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता करना है, ठीक है? अब मेरे को तो दो ही वैल्यूज चाहिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता करने के लिए, सर मेरे को दो ही वैल्यूज चाहिए, लेकिन ऊपर कितनी वैल्यूज रखी? हो सकता है 3 से ज्यादा भी हो, ठीक है? फिर मैं कैसे फाइंड आउट करूं? फिर आप ये देखोगे अमीनो एसिड जो दे रखा है एसिडिक है, बेसिक है, वेरी सिंपल। आप ये देखोगे कि जो अमीनो एसिड दे रखा है वो एसिडिक है या बताइए, इसको देख के बताइए अमीनो एसिड कैसा है, कैसे पता चल गया आपको? COH 2 बार रखे हैं, ठीक है ना? जब एसिडिक अमीनो एसिड दे रखा हो फिर आप क्या करोगे? सिर्फ एसिडिक वाले ही pK वैल्यूज पकड़ोगे। कौन से वाले वैल्यूज? एसिडिक वाले ही। बताइए एसिडिक वाले वैल्यूज कौन कौन से हैं? एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है ना? ये दो वैल्यूज पकड़ोगे, बताओ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना आ जाएगा? सर 2.7 प्लस अपॉन ये आ जाएगा ना, दैट इज 4.7 अपॉन, ठीक है? इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर बेसिक अमीनो एसिड दे रखा होता फिर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसके बराबर आता? बेसिक वाले पोर्शंस का pK वैल्यू, किस वालों का? बेसिक वाले पोर्शंस का। फिर आपको दो इसी हमारे याद रखना चाहते हो, देखो मैं और इजी बता देता हूं। एसिड्स में वो pK वैल्यू जो सबसे कम हो, जो सबसे कम हो, और बेसिक वाले में वो pK वैल्यू जो सबसे ज्यादा हो, जो सबसे दो हाई वैल्यूज, उनको सम करके डिवाइड कर दीजिए, आपको कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना? हो सकता है इसका सवाल बने, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? देखिए एक और चीज बता देता हूं, इसको बताइएगा,
इसको भी देखो। ठीक है, अच्छा हाइपोथेटिकली अमीनो एसिड मैंने बना रखना है, और अब मैं आपको ये पूछता हूँ करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एक्स वाई एंड जेड, बताइए इनका करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताइए एक्स वाई और जेड में। बढ़िया सवाल, बढ़िया। एक्स वाई और जेड में करेक्ट ऑर्डर बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का, बताइए साहब। सबसे ज्यादा किसका एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर कम किसका, फिर कम किसका, इस हिसाब से लगा दो। ठीक है, मैं बताऊँ इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इस हिसाब से लिख लेता इसको, ऐसे लिख लेता हूँ। चलो NH3 पॉजिटिव के फॉर्म में लिख लेता हूँ। बता दीजिए करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगा एक्स वाई और जेड, सबसे ज्यादा किसका, फिर कम, फिर कम। ठीक है, सबसे ज्यादा वाई लग रहा है, और उसके बाद जेड लग रहा है, और उसके बाद ठीक है, बहुत देखिए सबसे ज्यादा एक्स, ये सॉरी सबसे ज्यादा वाई, सबसे ज्यादा एसिडिक वाई। ठीक है, क्यों? आयोनाइजेबल प्रोटॉन इसके पास है, इसके पास क्या है, आयोनाइजेबल, ये प्रोटॉन छोड़ चुका है। अगर ये प्रोटॉन छोड़ चुका, मैंने अभी लिखा था कि जो आपका प्रोटॉन छोड़ने के बाद बनेगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कंजुगेट बेस की तरह। ठीक है, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह, कंजुगेट एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो बताइए सबसे ज्यादा तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखने में लग रहा है कि बेस नहीं, ये एसिड होगा और ये बेस है। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा जेड वाला। ठीक है, और उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद एक्स आ जाएगा। ये इनका करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर। तो समझ में आ गया अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब इसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल भी ध्यान में रखना है, उनको याद रखने के लिए मैंने कॉपी पर ट्रिक भी बताई थी, पीवीटी टीम हाल। ठीक है ना, 10 एसेंशियल में 10 नॉन एसेंशियल में 2, इसमें थोड़ा 15% है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से चलो 10-10 आ जाएंगे। बेटा बताइए नेक्स्ट सवाल क्या है, खत्म कर देते हैं, टाइम 12 बजे खत्म है। इसमें कुछ अच्छे सवाल अगर हुए, एक आप देखते हैं, चलो एक ही करते हैं, लास्ट करते हैं, 26 लास्ट करते हैं। ठीक है, खत्म करते हैं, कोई बात नहीं, तो मैं दिमाग में आना भी चाहिए ना, सब होल्डिंग करना चाहिए। 26 लास्ट करते हैं। ठीक है, 26 लास्ट। बताइए क्या रखा है 26 में, सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट बताइएगा, सबस्ट्रेट बताइए। डायजोनियम सॉल्ट है, N2 पॉजिटिव, साथ में Cl नेगेटिव है, कोई और है 26 एनालिन है, एनालिन, ओके NH2, ओके NH2। उसके बाद किसके साथ ट्रीट कर रखा है मैंने, NaNO2 प्लस HCl, ओके देन इथेनॉल CH3CH2OH। ये पूछ सकते हैं आप क्या बनेगा, सही है, रिएक्शन बता देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। ठीक है, बताइए एनालिन का सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, सोडियम नाइट्राइट एंड HCl व्हिच इज डायएजोटाइजेशन। कौन सा रिएक्शन है, डायएजोटाइजेशन है। ठीक है ना, ये है डायएजोटाइजेशन, ये डायएजोटाइजेशन के लिए यूज हो जाएगा, डायएजोटाइजेशन, डायएजोटाइजेशन के लिए। ठीक है, डायएजोटाइजेशन के लिए क्या करेगा, जब एनोलिन को हम क्या करेंगे, NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट करेंगे, इवन नाइट्रस एसिड के साथ, इवन किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ, क्योंकि इन दोनों को मिलाने के बाद HNO2 ही तो बनेगा। देखो HNO2 बनेगा और NaCl अलग हो जाएगा, तो नाइट्रस एसिड के साथ, ध्यान देना इन दोनों के साथ या HNO2 के साथ, तो इन दोनों के साथ रिएक्ट करने पे एनालिन क्या बना लेगा, एनालिन डायएजोटाइजेशन करेगा। क्या करेगा, डायएजोटाइजेशन करेगा और बनाएगा डायएजोनियम सॉल्ट। क्या बनाएगा, डायएजोनियम सॉल्ट। डायएजोनियम सॉल्ट जो आपके पास बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, दैट इज N2 पॉजिटिव, और जो साथ में नेगेटिव वाला आयन रखा है उसका Cl नेगेटिव, ये बनेगा डायएजोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा, डायएजोनियम सॉल्ट। एनालिन को जब भी किसके साथ ट्रीट करें, NaNO2 प्लस HCl, फिर बता रहा हूं अमीनो एसिड बहुत स्कोरिंग है, जो ये अमीनो एसिड बता रहा हूं, सॉरी एमीन्स वाला पोर्शन बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, जब भी एनालिन को किसके साथ ट्रीट करें, डायएजोटाइजेशन करेंगे इसका, दैट इज सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ या HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अच्छा, उसके बाद बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा रखा है, उसके बाद बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का क्या करवा रखा है, रिएक्शन करवा रखा है। ठीक है, पहले में बन गया ये, आपको ये नहीं बनाना, आपको इसको फर्दर किसके साथ रिएक्ट करना है,
इथेनॉल के साथ, ठीक है। इसको जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन आपका आ जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप। डायजोनियम सॉल्ट्स दो तरह के रिएक्शन देते हैं, पहला रिएक्शन रिप्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप और दूसरा रिएक्शन रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप। कुछ ऐसे रिएक्शंस जिनमें ये N2 वाला पोर्शन सारा का सारा हट जाए और कुछ ऐसे रिएक्शन जिनमें ये N2 वाला पोर्शन वहीं पर है। जब हट जाए तो उनको हम बोल देंगे रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम डायजो, रिप्लेसमेंट ऑफ डायजो। उनमें एक ये रिएक्शन भी आता है, ध्यान देना, जब भी डायजोनियम सॉल्ट्स को इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया जाए, ये इस पूरे डायजो ग्रुप को हटा के हाइड्रोजन बिठा देता है वहां पे। क्या बिठा देगा? इस पूरे डायजो ग्रुप को हटा देगा और सिर्फ क्या बिठा देगा? हाइड्रोजन। बताइए हाइड्रोजन बिठाएगा तो क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? इस पूरे पोर्शन को हटा के हाइड्रोजन बिठा दीजिए। दिस इज C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सब कुछ हटा के सिर्फ H बिठा दीजिए, बन गया C6H6। क्या बन गया? नीट में आ रखा पहले, शायद 22 में आया था, है ना? 22 में आया था, नीट के 22 में आया था। बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। 5 मिनट में रिएक्शन खत्म कर देता हूं इसकी। देखो ये तो कर दिया आपने, मैं कम कर देता हूं, डायजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन बता देता हूं यहां पे 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, ठीक है। बनाने की प्रक्रिया पता चल गई। एनालिन को किसके साथ ट्रीट करेंगे? एक ही प्रिपरेशन मेथड रखा है सीआरटी पे। इसको ट्रीट करेंगे हम किसके साथ? NaNO2+ HCl या HNO2 के साथ ये बनेगा। ये जो आपके पास बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनेंगे, ये वाले कौन से होंगे? एरोमेटिक वाले। ये कौन से हैं? एरोमेटिक वाले। क्या एलिफेटिक वाले बना सकते हैं? नहीं सर, एलिफेटिक नहीं बनते, एलिफेटिक अनस्टेबल होते हैं। एलिफेटिक कैसे होते हैं? तुरंत टूटने के बाद अल्कोहल दे देते हैं। अगर प्राइमरी अमीन ले लेता, मान लीजिए यहां पे मैं अमीन ले लेता और एलिफेटिक अमीन लेता, कौन सा वाला अमीन, और सेम रिएक्शन करवाता और मैं पूछता बताइए प्रोडक्ट क्या बनता? अल्कोहल बनता। क्या बनता? अल्कोहल बनता, क्योंकि एलिफेटिक जो डायजोनियम सॉल्ट्स हैं वो स्टेबल नहीं होंगे। तो क्या करेंगे? जैसे आपका एलिफेटिक ये बन गया, डायजोनियम सॉल्ट बन गया, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कर देंगे, वाटर आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा देगा, अल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा? अल्कोहल बना देगा, ठीक। बट ये वाले स्टेबल होते हैं और स्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में, कोल्ड टेंपरेचर पे, कोल्ड कंडीशन में। ये वाले स्टेबल हैं, कहां पे हैं स्टेबल? कोल्ड कंडीशन में, दैट इज 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी जब भी ये सवाल नहीं आता है ना एंट्रेंस में, कॉम्पिटिटिव्स में, साथ में टेंपरेचर दे रखा होता है 0 डिग्री टू 5 डिग्री, क्योंकि इसी टेंपरेचर पे स्टेबल होता है, लो टेंपरेचर पे, ठंडे टेंपरेचर पे स्टेबल होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आपने टेंपरेचर बढ़ा, जैसे जैसे वाटर को गर्म करना स्टार्ट किया, सॉल्यूशन को गर्म करना स्टार्ट किया, वो सारा का सारा पोर्शन हटेगा और किससे रिप्लेस हो जाएगा? OH से, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पे मैं इसकी रिएक्शंस को एक ही साथ खत्म कर देता हूं। ये बना दिया मैंने यहां पे डायजोनियम सॉल्ट। अब चाहे मैं Cl वाला बनाऊं या इसके अलावा दूसरा वाला बनाऊं, जनरली N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव वाले के साथ ही चलते हैं। अदरवाइज HSO4 नेगेटिव वाला हो सकता है, HBF4 नेगेटिव वाला हो सकता है, साथ में कुछ भी हो सकता है। ये जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट वैरायटी ऑफ रिएक्शंस देता है, जिसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये डायजो ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और कुछ ऐसे जिनमें ये रिटेन रहता है। रिटेन वाले में यहां पे बता दूंगा अलग से, रिप्लेस वाले बता देता हूं। यहां पे कौन सा रिएक्शन है? रिप्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप। इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, डन, इससे क्वेश्चन चलेगा ही। डायजो ग्रुप, ठीक है, पहला रिएक्शन। अगर मैं इस डायजो ग्रुप को ट्रीट कर लूं Cu2Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, किसके साथ ट्रीट करूं मैं? Cu2Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इन प्रेजेंस ऑफ, आपको नाम याद होगा, इस रिएक्शन का नाम याद होगा आपको, दिस इज बेटर, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है ना, पता आपको सैंडमेयर रिएक्शन है, मैं ऐसा लिख देता हूं ऐसा, सैंडमेयर रिएक्शन। बताइए ये पूरा ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएगा? Cl से। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। बहुत बढ़िया, क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है, पहला। अच्छा दूसरा, अगर मैं क्या कर दूं, यहां पे मैंने क्यूप्रस क्लोराइड रखा था, अब मैं क्या कर दूं, अगर मैं क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लूं, दैट इज Cu2Br2, या आप इसको CuCl भी तो लिख सकते हैं, 2 स्टोइकियोमेट्री सेम तो है, ठीक है, ध्यान देना, तो CuCl लिख लो या Cu2Cl2 लिख लो, इन प्रेजेंस ऑफ HBr। बताइए फिर से रिप्लेसमेंट रिएक्शन है और ये सारा का सारा पोर्शन किससे रिप्लेस हो जाएगा? क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बनेगा, बन गया ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अगेन दिस इज आल्सो सैंडमेयर रिएक्शन, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर मैं इसको ट्रीट कर दूं CuCl के साथ, किसके साथ? क्यूप्रस नाइट्राइल के साथ, CuCl के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ KCl, इन प्रेजेंस ऑफ KCN, इन प्रेजेंस ऑफ KCN, बताइए क्या बनेगा? किससे रिप्लेस हो जाएगा सारों को? क्या बनेगा?
बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजोनाइट्राइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये भी किसमें आ जाता है? सैंडवियर रिएक्शन में, ठीक है ना। ये सारे के सारे सैंडवियर रिएक्शन में। अब मुझे ये बता दीजिए, ये सारे के सारे कन्वर्जन, ध्यान देना, ये सारे के सारे कन्वर्जन मैं एक और तरीके से करवा सकता हूं, और वो कैसे कर सकते हैं कि सर सेम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया जाए, सेम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट लिया जाए, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया जाए, और उनको क्यूप्रस हैलाइड्स के साथ ना रिएक्ट करके उनको रिएक्ट करवाया जाए सिर्फ कॉपर पाउडर के साथ। HCl के साथ तो करना है, HBr के साथ तो करना है, बट किसकी प्रेजेंस में? कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? तब भी क्या बनेगा? सेम, लेकिन वो किसमें आ जाएगा? मॉडिफाइड फॉर्म आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं गटरनेट रिएक्शन। क्या बोल देंगे? गटरनेट रिएक्शन, ठीक है ना। यही मैं स्प्रेड करके दिखा देता हूं। ये N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है ना। इससे मैंने ये बना दिया और इससे मैंने ये बना दिया, ठीक है, सेम रख दिया, बस हटाया क्या? यहाँ पे सिर्फ कॉपर पाउडर ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ पे कॉपर पाउडर ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ HBr, सेम बन जाएगा। इसको हम किसमें कैटेगराइज करेंगे? दिस इज गटरनेट रिएक्शन, दिस इज आल्सो गटरनेट रिएक्शन। दोनों गटरनेट रिएक्शन देखने को मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, ये आगे तो हमने बनवा आपके। अच्छा, इसके बाद ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, अगर आप क्या करो, इस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट ये स्टेबल कहां पे होता है, किस टेंपरेचर तक स्टेबल होता है? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 केल्विन में कन्वर्ट करके देख लेना, ठीक है ना। कब ऐसा ना हो कि केल्विन पूछ लो, डिग्री सेल्सियस में घूमते रहो। अगर मैं सॉल्यूशन को वार्म करूं, जिसमें मैंने इसको बना रखा है, उस सॉल्यूशन को मैं वार्म करूं, ये हमेशा दे रखा होगा कंडीशन, जब भी इसका रिएक्शन आएगा वार्म दे रखा होगा। अगर मैं इसको वार्म करूं, ठीक है, इसके हमने बटन में इसका सॉल्यूशन बना रखा है, वार्म कर दूं मैं इसको, हीट करने में क्या हो जाएगा? हीट करने पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव हटेगा, डायजोनियम सॉल्ट हटेगा, डायजोनियम ग्रुप हटेगा, डायजो ग्रुप हटेगा, और किससे रिप्लेस हो जाएगा? OH। किससे रिप्लेस हो जाएगा? OH। क्या बनेगा यहाँ पे? फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनोल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायजो ग्रुप वार्म कर दिया सॉल्यूशन को, ठीक है ना, वार्म कर दिया, क्या बन जाएगा? फिनोल। मान लो अगर वार्म नहीं लिख रखा, मान लो वार्म नहीं लिख रखा, फिर क्या क्या होगा? उस टेंपरेचर को बढ़ा के दिया होगा, जो 0 से 5 है उससे ऊपर ले रखा होगा, समझ जाइएगा, उससे ऊपर ले रखा है तो फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी डायजो सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट्स को, डायजो क्लोराइड को मैं क्या कर दूं? ट्रीट कर दूं अगर इथेनॉल के साथ। ये तीन एक साथ ही दिखा देता हूं, ये वाले तीन एक साथ समझना, ठीक है। या तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को मैं ट्रीट कर दूं इथेनॉल के साथ, दैट इज CH3 CH2 OH के साथ। किसके साथ? इथेनॉल के साथ। या तो मैं इसको ट्रीट कर दूं H3PO2 के साथ, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ। या तो मैं इसको ट्रीट कर दूं DMF के साथ, या तो मैं इसको ट्रीट कर दूं DMF के साथ, ठीक है ना। ये आपका पोलर एरोटिक सॉल्वेंट हो जाता है, दैट इज डाइमिथाइल फ्लोरामाइड, डाइमिथाइल फ्लोरामाइड। इथेनॉल के साथ या H3PO2 के साथ या DMF के साथ, तीनों में एक ही काम होगा, इन तीनों में एक ही काम होगा, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप बाय हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप बाय, और किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजीन रिंग का। किसका? बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होगा, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों में क्या होगा? रिप्लेसमेंट बाय H, रिप्लेसमेंट बाय H, हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, ठीक। DMF नहीं पूछेगा, एनसीईआरटी का नहीं है, बट ध्यान में रखना, ठीक है। इथेनॉल और H3PO2 ध्यान में रख लेना। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ जब इनको ट्रीट कर देते हैं, ये हाइड्रोजन से डायजो ग्रुप को रिप्लेस कर देता है और फॉर्मेशन हो जाता है बेंजीन का, ठीक है। अच्छा, अब देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ। मान लो आपने क्या किया, इसी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को ट्रीट कर दिया। ये जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, इस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को अब आपने ट्रीट कर दिया HBF4, किसके साथ ट्रीट कर दिया? HBF4 के साथ ट्रीट कर दिया। HBF4 के साथ ट्रीट करने पे क्या होगा? वो Cl हटेगा और BF4 आएगा, BF4 नेगेटिव आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको आप कर दो हीट, इसके बाद आप इसको क्या कर दो? हीट कर दो। जैसे ही आप इसको हीट करोगे, HBF4 के साथ ट्रीट करने के बाद जैसे इसको हीट करोगे, फ्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरोबेंजीन बनेगा, F से रिप्लेसमेंट हो जाएगा। बताइए इस रिएक्शन का नाम क्या है? गुड, दिस इज कॉल्ड बाल्स-शीमान रिएक्शन, राइट? दिस इज बाल्स-शीमान रिएक्शन, बाल्स-शीमान रिएक्शन, ठीक है। दैट इज रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन, रिप्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप बाय फ्लोरीन। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? HBF4 के साथ हीट करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट 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 बस लास्ट, तो ये इसकी रिएक्शन को खत्म कर ही देता हूं मैं। अब देखिए, अगर मैं इसको क्या करूं, वापस से
HbF4 के साथ ट्रीट करो और फिर NaNO2 कॉपर और हीट, बहुत बढ़िया। अगर सिर्फ HbF4 के साथ करूं और हीट करूं तो बनेगा फ्लोरोबेंजीन, लेकिन HbF4 के साथ ट्रीट करने के बाद NaNO2 के साथ ट्रीट करो, NO2 से रिप्लेसमेंट हो जाएगा। किससे रिप्लेसमेंट हो जाएगा? NO2 से। तो क्या बनेगा आपके पास? नाइट्रोबेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। NO2 नाइट्रोबेंजीन बनेगा। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, बताइए अगर मैं Ki के साथ ट्रीट करूं इसको, आप मुझे बता सकते हैं, हाइड्रोबेंजीन बनेगा। किसके? Ki के साथ क्या बन जाएगा? हाइड्रोबेंजीन। ठीक है, ये आपके बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स या बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड्स के रिप्लेसमेंट रिएक्शन। कौन से रिएक्शन? कौन से रिएक्शन? रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिटेंशन में क्या बनता है? चलो मैं कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। रिटेंशन में क्या बनता है प्रोडक्ट, ये बताओ। रिटेंशन में बनते हैं डाइस, ऑरेंज डाइस, और दूसरा ऑरेंज डाई बन जाता है, दूसरा येलो डाई बन जाता है। एक ऑरेंज डाई और दूसरा येलो डाई, वो देखिए